उस साल डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के साल सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में। अब 6 साल हो गए और गवर्नमेंट कहती कि सबसे ज्यादा ग्रोथ उस साल हुई जिस साल डिमोनेटाइजेशन हुआ। जिस डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी ने हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को तबाह कर दिया, उस साल हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेज आगे आई। वो कैसे हो सकता है? कोई नहीं मान सकता। लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। हेलो एवरीवन, लाइट्स कैमरा आज़ादी के एक अत्यंत रोमांचक एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड काफ़ी खास है। एक तो हम हमारी कास्ट सीरीज से ब्रेक ले रहे हैं बिफोर टेकिंग इट टू कंक्लूजन, और हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आपकी और मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और समाज कल्याण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीवर है। वो है भारत की अर्थव्यवस्था, द ग्रेट इंडियन इकॉनमी। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक तो इसलिए क्योंकि शायद हमारी इकोनॉमी अब वो प्रॉमिसिंग या उतनी प्रॉमिसिंग नहीं रही जैसी कुछ समय पहले थी। इकोनॉमी में इश्यूज चल रहे हैं। एट द सेम टाइम इकोनॉमी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और हमारी रियलिटी क्या है, इस पे एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट बन गया था। तो मेरी मुलाकात हुई सलमान सर से। सलमान अनीस सोस कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, ऑथर है, कमेंटेटर है, एक बुक भी लिख चुके हैं, द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, एंड ही टॉक्स अ लॉट अबाउट इकोनॉमी इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे विच आई हैव पर्सनली लाइक्ड। तो मैंने अगस्त के महीने में इनके साथ रिकॉर्डिंग करी थी। एंड इस एपिसोड में एंटर करने से पहले वर्ड ऑफ कॉशन, बिकॉज क्योंकि सलमान सर कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली एक उनका एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से वो आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल आइडिया से वो आ रहे हैं, तो वो उसको मैं एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो बात में दम नहीं है या वो बात इर्रेलेवेंट है। वो बात रेलेवेंट है, क्योंकि वो अपोजिशन में है, तो उनका काम है चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना और चीज़ों को काफ़ी क्रिटिकली जज करना। मैंने उनसे कोशिश करी कि मैं भी उनके साथ एक बीच बीच में डेविल्स एडवोकेट प्ले कर सकूं, बट आई फाउंड माई सेल्फ अग्रीइंग विथ हिम मोस्टली rather than questioning him. So yes, it is an interesting episode. We talked a lot about what went wrong in the economy in the past, what could have been done better, what was the issue जब यूपीए से एनडीए का ट्रांजिशन हुआ, उन इश्यूज़ का क्या हुआ, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स की क्या सिचुएशन है. And not just that, I think after a point in time, we, in the second half specifically, we did not just talk about economy from a macro standpoint. We really went into the deeper aspects of economy, which is health, education, etc. And I think you will also like and enjoy that aspect. So without wasting any time, let's go and meet Salman sir, and hope you enjoy the episode. But first, let's take a quick commercial break. This episode is brought to you by Miva Naturals. Miva is a homemade brand dedicated to your personal care experience. Miva make products with dedication, love, and with a touch of nature. They don't use any chemicals or harmful substances in their products to ensure you get the best feeling, which is long lasting. Miva makes products which are colorful and are fun to use, and it aims to be your best experience in the whole day. If you'd like to order your first Miva product, please go to miva.co.in and insert the code AZADI during checkout and get instant 20% off. So, what are you waiting for? Okay, so 3, 2, 1. Salman Anissos, pleasure to have you. Welcome to Lights Camera Azadi. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंदे। सलमान सर, एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम टॉपिक पे जाएंगे। पार्टी में कैसा माहौल है आजकल? पार्टी में, हमारी कांग्रेस पार्टी में माहौल ठीक है मेरे ख्याल में, क्योंकि तमाम कांग्रेसी यही चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो
और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो ताकि ताकि हिंदुस्तान अच्छी डायरेक्शन में चले, क्योंकि ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और जब कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होगी, ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी, उससे गवर्नमेंट भी ठीक बेटर चलेगी। क्योंकि अगर ऑपोजिशन या कांग्रेस ठीक ना हो तो उससे मुझे लगता है कि काफी नुकसान हो सकता है हिंदुस्तान को, और हुआ भी है बहुत। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान का काफी नुकसान हुआ। तो जो भी आप इस वक्त न्यूज में देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि कांग्रेसी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स आए, कांग्रेस स्ट्रॉन्गर बने। हर कोई कांग्रेसी यही चाहता है, चाहे वो चिट्ठी लिखे या न लिखे। जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन और मेरे लिसनर्स के लिए भी कि जो पत्र लिखा गया था इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया जी को, उसमें आपका भी नाम था उन 23 में, या नहीं, आप उनमें शामिल नहीं थे? नहीं, मैं शामिल नहीं था। न मुझसे किसी ने पूछा, न मैंने कोई उसमें शमूलियत की। लेकिन मेरी व्यूज तो पब्लिक डोमेन में हैं, क्योंकि मैंने तो खुद भी लिखा है इस बारे में। तो कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग बने, और उसके लिए मैंने काफी सजेशंस भी दिए हैं, और इंटरनली भी दी हैं और पब्लिकली भी दी। बिल्कुल। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक एवरीबडी, सारा डायस्पोरा यही चाहता है कि एक बैलेंस बना रहे। कभी भी झुकाव अगर एक तरफ ज्यादा होता है तो देश के लिए हानिकारक रहता है। ये डेमोक्रेसीज में ऑपोजिशन की सख्त जरूरत होती है। और जो मुझे लगता है, जो पिछले सालों में देखा है, गवर्नेंस वैसी नहीं रही जैसे सोचा था। इस पे मैंने किताब भी लिखी है, जी। और उसका इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल में बहुत बुरा होगा। और उसके बाद अब कोविड-19 आ गया, तो उसका एक मतलब इम्पैक्ट के ऊपर एक और इम्पैक्ट। बिल्कुल। तो सलमान सर, आप एज अ पॉलिटिशियन बात करेंगे आज, या एज अ इकोनॉमिस्ट बात करेंगे? मैं तो सलमान सोज की तरह बात करूंगा। उसमें मैं कभी इकोनॉमिस्ट भी बनता हूँ, कभी पॉलिटिशियन भी बनता हूँ, क्योंकि सेपरेट करना तो बहुत मुश्किल होता है। और चाहे मैं कितना भी कहूँ कि मैं कोई भी बात कहूँ तो लोग कहेंगे ये तो कांग्रेसी है, इसको तो बोलना ही है। तो इसलिए मैं अब इसमें जो लोग बात मानना चाहें ठीक है, जो कहें कि नहीं ये गलत कह रहे हैं तो वो कहेंगे गलत है। तो मैं तो सलमान बात करूंगा, फिर आप जो लोग जिस तरह से भी लें उसको। बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं मार्च 2020 में। ये वो वक्त है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट अंडर द स्किन वी नो, स्पेशली जो लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं समझते हैं कि उनको पता है कि इकोनॉमी नॉर्मल नहीं है। हमारा जीडीपी फोरकास्ट कुछ अराउंड 3.1% है, इन्फ्लेशन 5.93% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% है, जो कि हाईएस्ट है 43 मंथ्स के, in the last 43 months. And it is in fact, by the time we reach April, the employment rate also goes to 23.38%. Dollar के मुकाबले रुपया is 76, although some people can say that's good, and that can be good for our exports as well. But ये मोटा मोटा जो ऊपरी जो सतह में जब कोई इकोनॉमी की बात करता है, ये सिचुएशन है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डीप डाइव लेना चाहता हूँ विथ यू कि बिफोर लॉकडाउन वेयर आर वी, हमारी क्या सिचुएशन है, हमारी स्थिति क्या है, एंड देन वहां से हम थोड़ा सा बिल्ड करते हैं। हाँ, देखिए, लॉकडाउन जो मार्च की बात है, वो तो मार्च की बात को थोड़ा अगर आप साइड पे रखें, कोविड-19 का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान पे भी, और इसका बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हिंदुस्तान किस सिचुएशन में था जब कोविड-19 आया। क्योंकि अगर कोई मुल्क, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो ऑब्वियसली कोविड-19 के साथ आप मुकाबला बेटर कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम बेटर हो तो आप कोविड-19 के साथ बेटर मुकाबला कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हिंदुस्तान की क्या सिचुएशन थी। अब अगर सिर्फ आप प्योर इकोनॉमी को लेंगे तो इकोनॉमी तो पहले से ही कमजोर चल रही थी, बहुत कमजोर चल रही थी। और सिर्फ 2019-20 में नहीं, 2018-19 में नहीं, 2017-18 में भी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा था। लेकिन मैं इस डिक्लाइन को भी नहीं देखता ज्यादा। मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में हो गई है, जिसपे आम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मुझ जैसे लोग देते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है मुल्क की। पहली बात ये कि जो
जो आपने डेटा अभी बताया भाई 3.1% लास्ट ये क्वार्टर ऑफ 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ हुई। ये ये सारा डेटा जो है इस वक्त मेरे ख्याल में सस्पेक्ट है, ये इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि 2015 के बाद पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं अब वो सोचने लगे हैं कि शायद इंडिया का जीडीपी डेटा जिससे पता चलता है हिंदुस्तान की कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो भरोसेमंद नहीं रहा। और वो बहुत खतरनाक बात है क्योंकि जब लोगों को भरोसा ना हो आपके डेटा पे, जो पहले मैंने कभी ऐसे सुना नहीं था, लेकिन 2015 के बाद कुछ गवर्नमेंट ने चेंजेस लाई, उससे पता नहीं चल रहा पूरी तरह से कि भाई हमारी इकोनॉमी में हो क्या रहा है पूरा ना ओवरऑल। उसके बाद आप अगर डिमोनेटाइजेशन का टाइम लें, नोटबंदी का टाइम लें, उस अगर आप गवर्नमेंट का डेटा लेंगे तो उनके गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक उस साल डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के साथ सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में। अब 6 साल हो गए और गवर्नमेंट कहती कि सबसे ज्यादा ग्रोथ उस साल हुई जिस साल डिमोनेटाइजेशन हुआ। जिस डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी ने हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को तबाह कर दिया, उस साल हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेज आगे आई। वो कैसे हो सकता है? कोई नहीं मान सकता। तो अब हम कहते हैं वो उस साल सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, उसके बाद तो सारा डिक्लाइन ही पे चल रहा है। आप खुद ही सोचिए, अगर डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हमें पता है कि हालात बहुत खराब थे, पूरे हिंदुस्तान में हालात खराब हो गए, गवर्नमेंट कहती है वो ज्यादा अच्छा, एक हिसाब से गवर्नमेंट का डेटा कहता है वो सबसे अच्छा टाइम था। अब यानी कि वो भरोसेमंद बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो खतरनाक बात है वो ये है कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि उनको इमेज पे ज्यादा फोकस करना है। उनको दिखाना है कि भाई इंडिया नंबर 1 है, ये है वो है। रियलिटी एक्नॉलेज नहीं करनी। और ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, हमने चाइनीज स्टैंड ऑफ में भी देखा। सब पूरी दुनिया को पता है कि चीन हिंदुस्तान के अंदर बैठा है, लेकिन हम कहते नहीं है। जो ये ऑप्टिक्स, जो ये मतलब इमेज परसेप्शन, जो लोग इन चीजों पे जाते हैं वो रियलिटी से मुल्क को दूर ले जा रहे हैं। और उससे जितना आप रियलिटी से दूर होंगे उतना ही हमारे गरीब लोगों के लिए खतरा है, उनकी जान को खतरा है। उतना ही जो हमारे जो लो इनकम फैमिलीज है उनको खतरा है, क्योंकि वो गरीबी में न पड़ जाए। तो ये सब चीजें हैं कि लोग कहते हैं हम डेटा देखेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखेंगे। भाई वो तो बाद की बात है, आपको पहले देखें बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर ये है कि जहां पे सरकार आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगे और सच्चाई को बिल्कुल ना माने, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। उससे लोगों का भला नहीं हो सकता। लोगों का भला तब होता है जब आप सच के रास्ते पे चले। और अगर आप कहे लोगों से हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन पहले एक्नॉलेज करना कि हमारी हालत ठीक नहीं है, उसके बाद ही आप अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। तभी आपके लोग आप पे भरोसा करेंगे। जो हम भी सजेशंस देते रहे हैं गवर्नमेंट को, मैं 2015 से मैंने काफी सारा इस पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को काफी सजेशंस दी हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि मुल्क मतलब अच्छे रास्ते पे रहे, क्योंकि हमें पता है कितने गरीब लोग हैं इस मुल्क, उनका भला हो। और अगर गरीब लोगों का भला होगा तो गवर्नमेंट को तो फायदा ही आएगा ना, बीजेपी को भी तो फायदा आएगा। लेकिन बार बार हमने ये देखा कि या तो इनकी इनएक्सपीरियंस है, इस पार्टी की या तो इनएक्सपीरियंस है या इनकॉम्पिटेंस है, या इनको पता नहीं। लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद इनसे नहीं हो पाएगा। ये मेरी ओवरऑल राय है। फिर मैं ऑब्वियसली मैं अलग अलग चीजों में बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है झूठ, डिस्ट्रैक्शन, लोगों को ऐसे मुद्दों में फंसाना। और जो आपके मीडिया है, मीडिया को तो कौन करता है नौकरियों की बात? मीडिया तो नहीं करता। कौन करता है कि बात की भाई गवर्नमेंट डेटा प्रॉब्लमेटिक है? कोई नहीं, मीडिया नहीं करता। कौन कहता है कि भाई इकोनॉमी कितनी देर से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे, कोई बात नहीं करता। कौन करता है बात कि भाई कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है गरीबों पे इतना खतरनाक इम्पैक्ट होगा? अभी तो आपने कुछ देखा नहीं। ये तो शुरुआत भी है, शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या होता है। दिस इज नथिंग। असली जो आने वाले बुरे दिन है वो आगे आने वाले, ये तो कुछ नहीं है। सलमान सर, ये तो आई अंडरस्टैंड दिस नैरेटिव, और आप जो जहाँ से आ रहे हैं आई अंडरस्टैंड ये व्यू पॉइंट भी।
इसको थोड़ा सा अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में तो आपको कहूँ कि कुछ डेटा से अगर बैक करेंगे कि बिकॉज ये ऑप्टिक्स वाली बात तो आई मीन फॉर श्योर आई मीन वी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हु फॉलो डे टू डे न्यूज वो डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड बट ऑल्सो अब आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिग डीप कि थोड़ा अगर हम डेटा की बात करें तो इन द जीडीपी ओनली और इन द इकोनॉमी ओनली कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हमको बताएंगे कि अगर 3.1 वाज नॉट द करेक्ट डेटा तो वो करेक्ट डेटा आपके अनुमानित वो क्या था, और दूसरे दूसरे इंडस्ट्रीज में को अगर हम उसको ब्रेक करें क्या क्या शायद वो आईटी हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, तो वहां पे हमारी क्या सिचुएशन चल रही थी, तो थोड़ा सा हमको पर्सपेक्टिव भी बिल्ड होगा। देखिए, चाहे आप 3.1% करें या आप लीजिए 8.2% के करीब जो गवर्नमेंट ने कहा कि 8.2% डिमोनेटाइजेशन के साल में 8 to 8.2% का ग्रोथ रेट। आप इस सारी इंफॉर्मेशन को लीजिए, फिर आप देखिए कि जो गवर्नमेंट के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने एक पेपर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा इस वक्त डेटा है जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी का मतलब बेसिकली जो लोग हमें सुन रहे हैं, जीडीपी का क्या मतलब, जीडीपी का मतलब है कि भाई आप देश में क्या चीजें बना रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, आप जो तमाम लोगों का काम जमा हो जाता है उसको हम जीडीपी बना दें। अब देखिए, हिंदुस्तान में फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल हो गया जैसे अगर आपकी कहीं नौकरी, आपको चेक के थ्रू पैसा मिलता है और आपका वो फिर प्रोविडेंट फंड करता है वगैरह, वैसे जॉब, सैलरीड जॉब्स, वो फॉर्मल हो गया। या आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टैक्स भी फाइल करती हैं, जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हैं वगैरह, वो हो गया फॉर्मल। दूसरा है जी इनफॉर्मल, जैसे कोई रेडी वाला है, कोई किसान है, उनकी वैसे पैसे नहीं होते उनके पास कि उनको टैक्स देने की जरूरत पड़े, लेकिन उनके वो फाइल भी नहीं करते, वो हो गया इनफॉर्मल। कैश बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा होती है। हिंदुस्तान में तकरीबन 90% वर्कर जो हैं, 90% जो लोग काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ठीक, गवर्नमेंट जो है जब जीडीपी को एस्टिमेट करती है, नंबर्स को एस्टिमेट करती है, वो पहले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में क्या है। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, वर्कर तो ज्यादा करते हैं इनफॉर्मल में काम, तकरीबन 90%, लेकिन ओवरऑल जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, एस्टिमेट यही है कि 40 से 50% के करीब है वो ओवरऑल इकोनॉमी का। ठीक जी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या मतलब जो हमारे स्टैटिस्टिशियंस हैं जो असली एस्टिमेट करते हैं और करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं, ऐसे ही होता है कि वो पहले देखते हैं कि भाई हम फॉर्मल सेक्टर, उनके कुछ डेटाबेस होते हैं, वो टैक्स रिटर्न्स होते हैं, फाइलिंग्स होती है, रेवेन्यू कितना आया, कितना एक्सपेंडिचर आया वगैरह वगैरह, उससे वो एस्टिमेट करते हैं फॉर्मल सेक्टर को। उसके बाद क्योंकि वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पता नहीं रहता, क्योंकि अब किसी रेडे वाले ने किसी को कुछ बेचा, वो गवर्नमेंट की नोटिस में तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टैटिस्टिशियन करते हैं, वो इसको एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन, एक्सट्रापोलेट करते हैं कि भाई बेस्ड ऑन, एक्सट्रापोलेट करते हैं बेस्ड ऑन ये इतना फॉर्मल सेक्टर, उतना ही ये उसके हिसाब से ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी होगी, इन दोनों को मिलाते हैं उसको बनाते हैं जीडीपी। ये कोई नई बात नहीं, ऐसा हमेशा ये होता रहता है और वैसा ही हुआ है अभी भी। लेकिन अब आप सोचिए, अब जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो भी सोचें, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, पहली बात तो ये है कि 2015 में गवर्नमेंट ने और हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने एक वो चेंज कर दी, एक कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी का मेथोडोलॉजी। उस मेथोडोलॉजी को जब उन्होंने चेंज किया तो उससे थोड़ा जो जीडीपी था वो इन्फ्लेट हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अब कोई नई चीजें अब मार्केट में है, कुछ पुरानी चीजें अब खत्म हो गई हैं, ये एक प्रोसेस होता है, ये कोई वो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है वो उसको अपडेट करना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको अपडेट करते वक्त पीछे वाला अपडेट नहीं किया। जब पीछे वाला आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका जो कंपैरिजन होता है वो ब्रेक डाउन हो गया। आपको पूरा पता नहीं चला कि आपकी जो इकोनॉमी 2015 में है वो 2005 के मुकाबले में कैसी थी, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं उन्होंने दिया जो उनको देना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की। और 3 साल तक नहीं दिया, छुपाते रहे डेटा, पता नहीं क्या करते रहे, कुछ समझ नहीं आया। देखिए, जब तक आपके पास डेटा ना हो, आप मानिए गाड़ी चला रहे हैं, आप अंधे हैं, आप देख नहीं पा रहे, आप गाड़ी चला रहे हैं, उसका रिजल्ट ठीक नहीं रह सकता।
चलिए 2015 से हम उठे और फिर हम 2016 में गए। 2016 में डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी जब हुई तो अब ये सोचने वाली बात है, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? जहां पे कैश ज्यादा चलता था, कैश इकोनॉमी, है ना, इनफॉर्मल। जी जी तो इनफॉर्मल इकोनॉमी पे तो असर पड़ना ही था ज्यादा। लेकिन जब इन्होंने ग्रोथ का डेटा निकाला तो क्या निकाला? ये तो 8% सबसे ज्यादा तो उसी पे। कैसे? क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल में, अभी पूरा पता नहीं है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फॉर्मल सेक्टर का देखा लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी की जो तबाही है उसको उन्होंने फैक्टर इन किया नहीं। ये अभी भी मेरे ख्याल में 2-2.5% पॉइंट जो है, अगर मानिए सिंपल तरीका ये है, अगर ये कहते हैं 5% ग्रोथ रेट है, आपको मान लेना चाहिए कि 5% नहीं, ये 2.5% है या 3% है। कुछ लोग तो कहते हैं उससे भी कम है, कुछ लोग कहते हैं उससे भी कम है। यानी कि अगर सरकार 5% कहती है, कुछ लोग कहते हैं ये तो 1% के करीब होगा। अब लीजिए लेटेस्ट क्वार्टर का जो डेटा था 3.1% ग्रोथ। आप अगर 3.1%, बेसिकली आप ग्रो ही नहीं कर रहे, है ना। अगर आप 2-2.5% निकाल दो तो ग्रोथ तो है ही नहीं ना। वो स्टैग्नेंट है। ये तो कोविड-19 से पहले उसकी ट्रेजेक्टरी अगर आप देखेंगे वो नीचे आ रही थी, इकोनॉमी नीचे जा रही थी, और अब आप 3% पे पहुंच गए कोविड-19 से पहले। कोविड-19 का तो कोई हाथ नहीं था। तो फिर करेक्ट। अच्छा, अब इससे अब एक और प्रॉब्लम खड़ी होती, वो ये है कि गरीब मुल्कों के लिए 3-4% ग्रोथ जो है वो कोई खास ग्रोथ नहीं मानी जाती। यानी कि आप ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन नहीं कर सकते, आप गरीबी को कम नहीं कर सकते। अगर आप 3-4% पे ग्रो कर रहे हो, उतना ज्यादा आपका असर नहीं रहता। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए 7-8% तो होना चाहिए। और ये 7-8% में नहीं कह रहा हूं जो सरकारी, नहीं, ये तो मैं सरकारी डेटा को अब नहीं मानता। मुझे इसमें बड़ी प्रॉब्लम लगती है, काफी प्रॉब्लम्स है इसमें। लेकिन रियल सेंस में अगर 7-8% हो तो वो अच्छा रहेगा हिंदुस्तान के लिए, उससे ज्यादा हो तो वो ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन ये भी मैं कहूं कि बीजेपी सरकार जो है, मैं अभी पॉलिटिकल पॉइंट लगेगा लोगों को, लेकिन आपने देखा होगा ये कहेंगे हम 8%, 10% ग्रो करेंगे, ये करेंगे, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। देखिए, बातें बातें तो करना बहुत आसान है, ये दिमाग में डालना लोगों के कि भाई 8-10% ग्रोथ तो होगी ही होगी, ये तो हमारा बर्थ राइट है, वो नहीं है। कहीं भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा कि आप का कोई बर्थ राइट है फॉर ग्रोइंग एट 8-10%। सिर्फ एक मुल्क, बड़ा मुल्क जिसको कहेंगे चीन, जिन्होंने पिछले 40 साल तकरीबन एवरेज 9-10% ग्रोथ रखी, और कहीं नहीं हुआ है दुनिया में ऐसे बड़ी इकोनॉमी में। ये बर्थ राइट नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारा काम करना होता है। तो इकोनॉमी का 3% होना, विच इज बेसिकली, अगर काफी एक्सपर्ट्स की बात माने तो करीब 0.5% ग्रोथ या 1% ग्रोथ बिफोर कोविड-19, बहुत खतरनाक बात। उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। वो कैसे हुआ? जो हिंदुस्तान इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था तो उसको क्या हो गया? वो किसका मैं जानता हूं उसमें क्या हुआ, मैं उस पर भी मैंने लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये सोचने वाली बात है ना कि हुआ क्या कोविड-19 पे। आप थोड़ी कह सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड। अब आप उसको एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे। कोई किसी ने सही कहा कि एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ अब गवर्नमेंट बात करने लगी तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, ओनरशिप नहीं है। तो अगर सही आप इसको तरह से देखें तो इकोनॉमी का बेसिकली वर्चुअली ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट, यू नो, बिफोर कोविड-19, बड़ी खतरनाक बात। उसके बाद कोविड-19 तो आप जिसको कहते हैं अल्लाह ही हाफिज है या खुदा ही हाफिज। सलमान सर, ये बताइए कि क्या आप पूरा का पूरा ब्लेम to 3% will you give it to demonetization and maybe some partial GST implication, या कुछ आप इसके external factors, या और is there more nuance to it, जैसे कि trade war हो सकता है, या maybe some more policies हो सकती है कि हमारे शायद हो सकता है कि पुराने टाइम के NPAs हो, जो पुराने टाइम के लोन्स हो वो फिर NPAs बन गए हो, and and we can have a
कैंडिड डिस्कशन अबाउट दैट एज वेल कि यूपीए के टाइम के कुछ लोन्स वो उस टाइम पे वहां पे आके देन वी रियलाइज कि यार अब तो रिकवरी नहीं हो सकती उन लोन्स की. तो व्हाट डू यू थिंक, डू यू विल इट बी फेयर जस्ट टू क्रेडिट डिमोनेटाइजेशन, ये जो सिचुएशन है 3% या 1%, या देयर आर आप कुछ और फैक्टर्स भी इसमें थोड़ा बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैंने अपनी किताब में पूरा क्लियरली लिखा है. असली का इसका जो जेनेसिस है, जो मेरी नजर में, आई मीन डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और बाकी पॉलिसीज तो बाद में आई, इनकी फिस्कल पॉलिसीज वो बाद में, लेकिन असली असली मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो पहले से हुई जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, और मेरी नजर में वो बहुत ही बड़ा रीजन है. और उसके लिए आप यूपीए को ब्लेम करें या किसी को ब्लेम करें, बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये तो करें, इस वक्त तो बहुत इजी है ब्लेम करने, तो ओ यूपीए का है और ये, लेकिन उसकी भी सच्चाई वैसे नहीं जितना जैसे लोग कहते हैं, वो भी सच्चाई नहीं. क्योंकि लोग किसी नैरेटिव में पड़ जाना चाहते हैं बस. लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि जिन यूपीए के टाइम में एनपीएस हो रहे थे, ऑब्वियसली इतने ज्यादा नहीं हो रहे थे लेकिन बढ़ रहे थे, वार्निंग साइंस थे, और आईएमएफ ने दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने दिए थे, खुद गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स ने भी उसको हाईलाइट किया था. उन दिनों उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थी यूपीए के एंड के 1-2 सालों में. अब ये ऑब्वियसली ये तो पॉलिटिकल पॉइंट हो गया ना कि भाई ये तो यूपीए के लोन है. भाई यूपीए के लोन नहीं है, ये लोन जो है उस टाइम में काफी लोगों ने जो लोन लिए थे, क्योंकि इकोनॉमी इतनी जबरदस्त चल रही थी, तो और लिक्विडिटी, जिसको कहते हैं कि लिक्विडिटी मींस कि बैंकिंग सिस्टम में काफी सारा पैसा है, उसको यूज करने के लिए लोगों ने लोन्स लिए. बिजनेसेस, जैसे रघुराम राजन ने भी कहा है, हमारे फॉर्मर वो गवर्नर रहे आरबीआई के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे गवर्नमेंट के, उन्होंने खुद भी कहा है, उन्होंने कहा कि ये सारा आप कहेंगे सारा फ्रॉड है, करप्शन है, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि काफी जेन्युइन लोगों ने लोन लिए, बिजनेस चला नहीं. क्योंकि आपको याद होगा 2008-9 में क्राइसिस भी बड़ा खतरनाक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया. काफी सारी वजह से लोन फेल होने लगे उस टाइम में. मैं ये भी कहूंगा कि जरूर कुछ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी, वो तो अभी भी होता है. ऐसी कोई अब आपको कहेगा ये आजकल कुछ होता नहीं है. फ्रॉड आप देखिए इस टाइम में अब कितने हो रहे होंगे, आप कोई भी वो गूगल भी कर सकते हैं. फ्रॉड्स तो होते हैं, फ्रॉड्स हर जगह होते हैं, और अभी भी हो रहे हैं, उस टाइम पे भी हुए. लेकिन अल्टीमेटली आपको उससे डील करना है. जो एनपीए प्रॉब्लम है, बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉब्लम थी, जो बढ़ रही थी उस टाइम पे, देखिए चलिए मानिए कि एंड में, जब मानिए 2012, 13, 14 की शुरुआत में ये इश्यू बनने लगा कि भाई कुछ क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं अगर हम इस पे काबू ना करें. चलिए ठीक है, मैं ये भी मान सकता हूँ कि यूपीए के एंड के दिनों में ये एनपीएस पे मतलब उतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो तो मैंने भी लिखा हुआ है. लेकिन उस टाइम तब भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी. अब जब आप नई गवर्नमेंट आ रहे हैं, आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, ठीक है ना, आपके पास लीडर हैं जो पॉपुलर हैं और लोगों से ऐसे बोलते हैं जो लोगों को बात समझ आती है. तो आपको तो जब ब्रीफिंग मिलती है तो नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको ब्रीफिंग तो दी होगी ना लोगों ने, कि आरबीआई ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है. ये हो ही नहीं सकता कि उनको किसी ने ये ना कहा हो कि बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है. ठीक है, ये हो नहीं सकता. दैट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है उसको कहते हैं लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी. मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से चलती है. जब तक फाइनेंस चल रहा होता है वो फ्यूल करता है इकोनॉमी को. अब जब आप मानिए आपकी रगों में खून चल रहा है और आप की आर्टरीज में वो क्लॉग होनी शुरू हो गई है, ब्लॉकेजेस आने लग गई हैं, तो आपको क्या होगा? आपको तो हार्ट अटैक होगा. तो वही हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन. अगर कोई ब्रीफिंग देने वाला हो फाइनेंस मिनिस्ट्री में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वो तो पहले यही कहेंगे कि भाई हमारे जो एनपीएस है, हम देख रहे हैं कि ये 2012-13 से बढ़ने लगे हैं, लोग डिफॉल्ट करने लगे हैं. इसमें कोई जेन्युइन हो, कोई फ्रॉड हो, लेकिन डिफॉल्ट होना हम देख रहे हैं. ये प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है क्योंकि हमने देखा है, पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है कि हमको इस प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देना चाहिए. आई एम श्योर किसी ने कहा होगा. अगर मैं हूं तो मैं यही कहता, और अगर मैं
उनके पॉलिसी मेकर्स की जगह होता, मैं भी पूछता, मुझे बताओ क्या हो रहा है इस सेक्टर में। लेकिन नहीं हुआ, इन्होंने उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। अगर आपको याद होगा कि ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की तरफ चलने लगे थे, जैसे भी वो गुजरात मॉडल ऑफ मोदी जी पूरे मुल्क को कंट्रोल करेंगे, तमाम मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री पे कंट्रोल करेंगे, सेक्रेटरी से खुद बात करेंगे, ये उन चीजों में लग गए। मुझे लगता है कि जो मैंने किताबें भी लिखा, मुझे लगता है ये सोच रहे थे कि ये बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाएगा, इकोनॉमी तेज बढ़ेगी, हम 8-10% पे पहुंचेंगे और उसके बाद ये खुद ही छोटा प्रॉब्लम बन जाएगा। बट वैसा तो एक्सपीरियंस के मुताबिक वैसा होता नहीं है। आप बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम्स को बढ़ने नहीं दे सकते। इन्होंने तो उस पर कोई खास काम उस वक्त नहीं हुआ, वो बढ़ता गया प्रॉब्लम। जितना जितना वो बढ़ता गया उतना ही उन पे वो उसको फिर डिफिकल्ट होता है, पॉलिटिकली डिफिकल्ट होता है। अगर आपने पहले ही उस पे कुछ सर्जरी की होती, लोगों को समझाया होता, पॉलिटिकल स्पीच दी होती। मोदी जी कहते हैं ये तो सारा ये मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी इनकी प्रॉब्लम है, इन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है, मैं करूंगा ठीक इसको ठीक करने का ये तरीका है कि मैं कुछ इसमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पेयर फंडेड हम बेल आउट कर देंगे, यही कोई तरीका, आगे को हम इसको नहीं होने देंगे, सारी गलती इनकी है कांग्रेस वालों की। लोग मान जाते हैं। आपको कोई शक लगता है इसमें? लोग तो मान जाते हैं। उस टाइम नई नई हुकूमत थी, उन पे लोगों का भरोसा था वगैरह। मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकली बहुत अच्छी बात होती है उनके लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। उन्होंने किया नहीं, क्यों नहीं किया? उनसे पूछ सकते हैं ना। आप ये कहेंगे कि वो तो ये तो यूपीए के टाइम से, भाई आपको मौका मिला, आपने किया नहीं उस पर, तो आप वो थोड़ी यूपीए का, वो तो अब आपका प्रॉब्लम बन गया और आपकी वजह से मुल्क का प्रॉब्लम बन गया। दैट इज मुझे लगता है वो एक बुनियादी मसला बन गया हिंदुस्तान में कि जो हमारे बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जिसको हमने वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बन गया। कंपनीज भी खराब, कंपनीज भी काम नहीं कर पा रही थी, यहाँ से बैंक्स भी परेशानी में, तो वो बढ़ता गया प्रॉब्लम। उसके बाद फिर हम आगे बात कर सकते हैं कि उसके बाद इन्होंने क्या क्या चीजें की। चाहे इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में वो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इन्होंने जब फ्यूल ये ऑयल प्राइसेस जो क्रैश हो गए, इन्होंने उसका तमाम जो फायदा था वो गवर्नमेंट ने टैक्स में ले लिया, कंज्यूमर को कुछ नहीं दिया। जब हालात खराब ही हुए, कंज्यूमर को कुछ नहीं दिया। डिमोनेटाइजेशन तो पूरी दुनिया को पता चल गई, उस पर केस स्टडीज होने लगेंगी। जीएसटी को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया, ये तो उसके बाद एक के ऊपर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। और लेकिन मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर पे पहले ध्यान न देना, वो मनमोहन सिंह जी की गलती नहीं कि आपने ध्यान नहीं दिया। आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन थी, क्यों नहीं दिया? सवाल लोगों को उठाने चाहिए ना। हमारे यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहते कि भाई ये तो सलमान सोज है, कांग्रेसी है, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। भाई क्यों नहीं उठाए सवाल? ये तो सीधी सी बात है ना, हमको सवाल तो पूछना चाहिए। अगर मैं कोई सवाल उठा रहा हूं, उसके लिए आप लिखेंगे कांग्रेस का आदमी, आप बोलिए, लेकिन उससे सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते। सच्चाई तो सच्चाई है। आपको मौका मिला, आपने बैंकिंग सेक्टर को ठीक नहीं किया, अब बैंकिंग सेक्टर आपका है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, अब वो यूपीए का नहीं है। सलमान सर, ये बताइए कि जैसे ये आईबीसी भी लाए थे बैंक्रप्सी कोड, उससे चीज़ें तो काफ़ी स्मूदन आउट हो रही थी, तो एकदम ये कहना कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये तो आई थिंक जेटली जी की लेगेसी भी रहे है ना, और that he implemented it and one of the last big things that he did before he passed away. So what do you think about it? हाँ, नहीं, बैंकिंग सेक्टर कोड जो है, आई थिंक इट केम इन 2016 इफ आई एम नॉट मिस्टेक। तो देखिए, आईबीसी जो है, बाय द वे आईबीसी अच्छी बात है। मैं तो जेटली जी ने वो लाया, वो तो अच्छी बात है। उसमें भी अब वी आर सीइंग उसमें प्रॉब्लम्स अलग सी अब आ रही है, लेकिन चलिए वो तो हम उसका तो क्रेडिट मिलना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट जो प्रॉब्लम, देखिए, आपका कैंसर फैल रहा है, ठीक है, आपका कैंसर फैल रहा है और आप उसको एक हिसाब से फ्यूचर के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कैंसर है उससे तो डील करना है ना, कि नहीं? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैंसर है वो आपके तमाम उस अच्छे काम को फिर बाद में खराब कर सकता है। आपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को नहीं किया एड्रेस, और जल्दी नहीं एड्रेस किया जब आपको करना चाहिए था। बिकॉज आई थिंक मेरी नजर में, देखिए, मैंने बहुत सोचा इस पे कि क्यों नहीं इन्होंने कुछ किया इस पे ज्यादा। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि पॉलिटिकली ठीक नहीं लगता, अरे आपने टैक्स पेयर फंड्स को उठा के आपने बैंकिंग आपने अमीर लोगों को मदद कर दी वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि वो एक्सप्लेनेशन मैंने उसको
रिजेक्ट किया, क्योंकि आपको पता है मोदी जी पॉलिटिकली सबसे पावरफुल थे उस वक्त, नए प्राइम मिनिस्टर थे, वो कुछ भी कहते लोग मानने के लिए तैयार हो जाते। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात थी अगर वो समझाते और उनको समझाना आता है, जो उनको चीज समझानी होती है वो समझाते। उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज उस तरीके से नहीं किया, ये सो पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम थी। सेकंड ये हो सकता है कि इन्होंने सोचा कि इकोनॉमी बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा एंड ये खुद ही चला जाएगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, मैं उस पॉसिबिलिटी को डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट दैट इज अगर उन्होंने वैसा सोचा, दैट मीन्स उन्होंने दुनिया की एक्सपीरियंस से सीखा नहीं कुछ। जो लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से ना सीखे वो अच्छा काम नहीं कर सकते। तीसरा ये हो सकता है कि उनको पता ना हो, इन द सेंस दैट उनको लगा नहीं कि कोई बैंकिंग सेक्टर कोई क्या है, बैंक में क्या हमें देखना है कि हमारे वोट कहाँ से आएंगे, हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है, हमें गैस चूल्हा पहुंचाना है, हमें ये करना है वो करना है, ये हो सकता है। तो ठीक है, अगर वो है तो फिर आप कीजिए वैसी पॉलिटिक्स और उससे देखेंगे हिंदुस्तान कितनी तरक्की करता है। उससे हिंदुस्तान वैसी तरक्की नहीं कर सकता कि जिसके लिए हिंदुस्तान के वोटरों ने 2 बार बीजेपी को वोट दिए, उससे नहीं हो सकता। तो आईबीसी यस क्रेडिट, लेकिन वो I was saying, so in your opinion, मतलब IBC was sort of like too little too late? उसको देखिए ना, जो प्रॉब्लम बढ़ रहा था, आई थिंक आईबीसी अभी आइडिया आईबीसी का अच्छा है एंड आई होप इट्स इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव्स, वो तो ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम आपको देखना है ना कि जो आप इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं और आपका जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वो जो मेरे ख्याल में 2016 में अगर ये आया, 2014 से 2016 तक तो प्रॉब्लम बढ़ना ही था ना, तो बढ़ भी रहा था। ये ऐसा तो है नहीं कि आप कोई छुपा रहा है आपसे कि भाई बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स आती रहती है, आरबीआई के बुलेटिन आते रहते हैं। आपको उस पर अटेंशन देना था, नहीं दिया जिस तरह से मुझे लगता है देना चाहिए था। और देखिए, कभी कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको लोग वो पॉलिटिकली वो उसको कहते हैं उसका पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करना जिसपे पड़े, उनको लगता है कि यार इसमें ये मुसीबत हो जाएगी। याद है आपको जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा ये तो सूट बूट की सरकार है, तो जो वो लैंड पे, तो उनको पॉलिटिकली लगा उस वक्त ये बहुत मुश्किल चीज होने वाली है, तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है उस पे 2014 में काम होना चाहिए था, 2015 में भी काम हो सकता था, और वैसा कुछ काम हो सकता था। हाँ, वो पॉलिटिकली डिफिकल्ट होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, अगर आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आपकी अपनी मेजॉरिटी है, बाकियों को की मदद जरूरत नहीं है, और आप अपनी पार्टी क्या, आप आरएसएस क्या, कोई आपके मुकाबले का लीडर नहीं वहां पर है आपके एरिया में जो आपको थ्रेटन कर सके, तो आप क्यों नहीं अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इस चीज के लिए खर्च करते हैं जिससे आप ही को अल्टीमेटली फायदा होगा। क्योंकि अगर उस वक्त उन्होंने डिसीजंस वैसे लिए होते जो पॉलिटिकली डिफिकल्ट भी हो, लेकिन उनका नतीजा तो 2-3-4 साल में निकल ही आता और वो पॉजिटिव रहता, मुल्क के लिए पॉजिटिव रहता, और अगर मुल्क के लिए पॉजिटिव कोई चीज रहती आपको तो फायदा था ही, तो क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि जो चीज पॉलिटिकली सेंसिबल है, स्ट्रेटेजिकली सेंसिबल है, आप उसको ना करें, तो फिर तो आप फिर अगर आपको बाद में क्रिटिसाइज करें लोग क्योंकि अब आप एक इंतहाई वो तबाही से ये इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो फिर तो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है ना। किसी ने नहीं कहा था मोदी जी को कि आप पॉलिटिकली इसका फायदा ना उठाएं, लेकिन उनको करना था वो जो मेरी नजर में एक ऐसे लीडर के लिए जो एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट चला रहे थे उस वक्त, जिनको इतना बड़ा मैंडेट मिला था, कोई ऑपोजिशन की कोई खास थी नहीं, तो आपने नहीं किया, तो अब फिर क्या कह सकते हैं बताइए, कौन फिर किसको बोले कि आप हमें हमारे टफ डिसीजंस लीजिए, मुझे समझ नहीं आता किसको बोले। और इस सब टाइम में हमने एक चीज जो नोटिस करी है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है, एंड इसके बाद मतलब ऑलमोस्ट लाइक इन ऑल एरियाज दे हैव ट्राइड टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट अ वाइज स्टेप, या मतलब ये भी थोड़ा सा कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? और हमने ये भी नोटिस करा है कि जब इकोनॉमीज डोलरम में जाती है तो जीडीपी नंबर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट्स हैव ओवरऑल दे ट्राई टू इंक्रीज द स्पेंडिंग, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं। देखिए, पहली बात ये कि एक स्लोगन हुआ करता था, एक नारा हुआ करता था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बीजेपी ने बड़े अच्छे स्लोगन दिए थे, ये तो आपको याद है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपैंड हो गई। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट क्यों एक्सपैंड हुई, और ये भी सोचने वाली बात है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों एक्सपैंड हुई,
इस वक्त तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होनी चाहिए, करते नहीं है। हम इतना कहते हैं कि भाई आप बढ़ाओ, किसी तरह से बढ़ाओ, उस पर आएंगे हम कोविड-19 के बारे में। लेकिन देखिए क्या क्या है, मुझे लगता है ये रिलेटिवली सिंपल चीजें हैं, और खास तौर से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या उनके लीडर हो जिनके पास इतना सपोर्ट हो, उनके लिए तो बहुत इजी होना चाहिए। लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आता कि क्यों नहीं होता है ऐसा। देखिए, आप गवर्नमेंट क्यों स्पेंड कर रही थी? पहली बात ये है कि जब इकोनॉमी 2015-2016 ठीक ठाक चली रही थी, ठीक ठाक चली थी, रीजनेबल शेप, वो नहीं जो 8-10% था, लेकिन रीजनेबल शेप, जो वो डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन अच्छी ठीक ठीक रीजनेबल शेप थी। उसमें ये हुआ कि कुछ कुछ चीजों में गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कुछ गलत कदम उठाए। देखिए, यूपीए में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही, जिसको मैं कहता हूँ वो ना ऑयल प्राइसेस जो थी, बहुत हाई ऑयल प्राइसेस थी, जिसका नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट को काफी नुकसान हुआ, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, लोगों को भी फ्यूल प्राइसेस ज्यादा देने पड़े वगैरह वगैरह। उसका बहुत इम्पैक्ट रहा, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, और जितना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है उतना ही हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम होती है। तो अब जितनी प्राइसेस थी, कभी $110 पर बैरल, कभी $120 पर बैरल, कभी $130 पर बैरल, कभी $140 पर बैरल, बहुत ज्यादा। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद किस्मत ऐसी थी कि ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए। जब ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए, मोदी जी ने कहा तो नसीब वाला हूं मैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो एक हिसाब से अब ऑयल प्राइसेस कम है, यानी कि गवर्नमेंट के पास थोड़ा फ्रीडम ज्यादा है, इन सेंस फिस्कल फ्रीडम। तो या तो गवर्नमेंट तमाम जो बेनिफिट था वो कंज्यूमर्स को पास करती, या तमाम बेनिफिट अपने पास रखती, या कुछ दरमियानी रास्ता इख्तियार करती। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम कोई भी प्राइस, ये कोई भी हम आगे को नहीं देंगे लोगों को फायदे के लिए, हम ये सारा गवर्नमेंट के पास रखेंगे, ठीक है। एक पॉलिसी बन गई, और इस पे काफी लोगों ने गवर्नमेंट को कहा कि आपने ठीक किया, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं दिया, आपने उसके लिए इस पैसे को रखा, आपने इस पैसे से फिर कुछ पॉलिसीज ऐसी खड़ी कर दी कि आपने चलो कहीं गैस चूल्हा पहुंचा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, ऐसे ऐसे काम, ठीक। लेकिन हमने कहा था, काफी लोगों ने सजेस्ट किया था, मैंने भी किया था थ्रू माय राइटिंग, कि आप कुछ इसका बेनिफिट लोगों को पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कहीं भी हो, खासतौर से हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट अच्छी तरह पैसे नहीं खर्च करती। अगर 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 हम कुछ पैसा लोगों को दें डायरेक्टली, लोग जो है, आम इंसान जो है, वो पैसे को बहुत अच्छी तरह खर्च करता है। उनको पता है कि क्या जरूरी है, वो प्रायोरिटाइज, इंडिविजुअल जो होते हैं या फैमिली जो होती हैं, वो प्रायोरिटाइज करती हैं पैसे को अच्छी तरह। गवर्नमेंट में नहीं होता वैसे, गवर्नमेंट में काफी खराबी से भी होता है, और गवर्नमेंट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टर ऑफ मनी, जहां तक मुझे पता है। तो मे बी फिलोसॉफिकली ये एक हिसाब से राइट ऑफ सेंटर वाली बात होगी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन जनरली स्पीकिंग मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो अच्छी तरह पैसा खर्च नहीं करती। तो इसलिए अगर हमने सारा पैसा उन्हीं को दे दिया, तो हमने ये भी चांसेस बढ़ा दिए कि वो पैसा ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होगा, उन चीजों के लिए नहीं होगा जो हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है, और उस पर हमें बात करनी चाहिए। मैं उस पर बात करूंगा आपके साथ। लेकिन इन्होंने तमाम पैसा अपने पास रखा, टैक्स कलेक्शंस बढ़ गई, फ्यूल टैक्स वगैरह, और फिर उससे उन्होंने कुछ कुछ चीजें की, जिसको मैं कहूंगा कि पॉलिटिकली तो उनको फायदा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि उससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी। इन्होंने टैक्स भी लिए, उसको कहते हैं टैक्स एंड स्पेंड, आपने टैक्स लिया, उसको उन्होंने खर्चा भी किया। अब खर्चा इसलिए भी करना पड़ा, खास तौर से कैपिटल स्पेंडिंग, जिसको मतलब जो कैपिटल स्पेंडिंग वो वाली स्पेंडिंग हो गई जहां पे आपने रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। अब देखिए, कहीं भी आप जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट्स कम करती है।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर था नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा हम ही को करना पड़ेगा, और कौन करेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्ट। वो इसलिए नहीं कर रहा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, और अगर है भी तो उनको लगता नहीं कि उनकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें उनको इन्वेस्टमेंट रिटर्न वैसा मिलेगा। तो यानी कि आपको ये देखना है कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्यों, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, और आपको उसको अटैक करना है। मैं नहीं कह रहा कि आपको प्राइवेट सेक्टर को अटैक करना है, मैं कह रहा हूं उस प्रॉब्लम को अटैक करना है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप क्या करते हैं, आप कहते हैं हम स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बढ़ा दिए और यहाँ से स्पेंडिंग भी बढ़ा दी, जो मैंने आपको पहले कहा वो इनएफिशिएंट होती है जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। भाई आप देखिए कि आपके बैंकिंग सेक्टर और आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कीजिए। आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट खराब है, आप उसको ठीक कीजिए। आप वर्ल्ड बैंक के वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग्स में आप काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को पता है, मैंने तो वर्ल्ड बैंक में काम किया है ना, हमें पता है कि किस तरह से गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती हैं उन रैंकिंग्स को ताकि उनकी रैंकिंग्स बढ़ जाए। लेकिन जमीनी सतह पे सिचुएशन कुछ टोटली अलग होती है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वैसी होती जो 130 या 120 से अब पता नहीं 65 या 70 के करीब पहुंच गई है, तो फिर तो हिंदुस्तान में तूफान की इन्वेस्टमेंट हो रही होती। लेकिन नहीं, इंडिया में वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है प्राइवेट सेक्टर की, और ना होगी अभी, क्योंकि एक साइड से बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स है, लिक्विडिटी की जिसको कहेंगे कि कोई पैसा अवेलेबल होना कंपनीज के लिए, उसके बाद कंपनीज को देखना कि क्या यहाँ पे वैसा मार्केट है कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊं, क्या मुझे रिटर्न मिलेगा, कोई उसके बाद मुझे लोग तंग तो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी तो तंग नहीं करेगी, ये सब चीजें। तो अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए था कुछ और, उन्होंने फोकस किया किसी और चीज पे। आप किसको समझाएं बताइए। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज इज हेल्दी फॉर अ गुड जीडीपी और गुड इकोनॉमी? नहीं देखिए, आई मीन दिस वेरीज, क्योंकि कहीं पे आप देखेंगे कुछ यूरोपियन कंट्रीज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सट्रीमली हाई, राइट, एज अ शेयर ऑफ जीडीपी बहुत करते हैं, लेकिन उनका अलग मॉडल है। उनका मॉडल है कि हम हेल्थ भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे, हम उन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे जब भी कोई डिस्कशन होता है इकोनॉमी का, एवरीबडी टॉक्स अबाउट ये इंडस्ट्री है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है, वो है। भाई असली बात है वो कोई नहीं करता। नोबडी इन इंडिया, मुझे नहीं लगता, मैं नोबडी तो ज्यादा हो गया, लेकिन जो असली चीजें बातें करनी चाहिए वो है आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी है। उन चीजों पे हम नहीं बात करते, हमको लगता है वो इकोनॉमी नहीं है। असली तो वही इकोनॉमी है। हिंदुस्तान का अगर कोई फ्यूचर है तो वो इन दो सेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, और उनकी कोई बात नहीं करता। आप बात नहीं करते कि भाई देखिए, आपने मुझसे जब अभी तक 47 मिनट से ज्यादा हो गए हमने, लेकिन हिंदुस्तान की मेल नरिशमेंट की बात नहीं की, स्टंटिंग की बात नहीं की। भाई जब छोटे बच्चे, उनको खाना पूरा नहीं मिलता, 40% बच्चे हैं जो मेलनरिश्ड हैं, वो जब बड़े होंगे, देखिए उनका ब्रेन फंक्शन कैसे काम पूरा 100% चलेगा, वो हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप छोटे बच्चे हैं और आपको पूरा वो खुराक नहीं मिलती, वो खाना पीना ठीक नहीं मिलता, न्यूट्रिशियस नहीं मिलता, आपका ब्रेन डेवलपमेंट वैसा नहीं हो सकता जैसा कि उस बच्चे का जिसको मिलता है। यानी कि जब आप बड़े होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी वैसी होगी नहीं, आप वो पढ़ाई वैसी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, आप में हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। लेकिन आपने मुझसे इकोनॉमी के डिस्कशन में आपने आईबीसी की बात की, लेकिन आपने मेल न्यूट्रिशन की बात नहीं की। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा बायस जो है, हमारा बायस उन चीजों में जो लोग लगता है कि ये है असली, ये असली इकोनॉमी वो नहीं। असली इकोनॉमी ये है कि बच्चे जो हमारे हैं 40% मैम नरिश्ड है। अभी भी बहुत, ये अभी की बात नहीं, मैं बहुत सालों से चल रही है प्रॉब्लम। ये मैं नहीं कहूंगा कि मोदी जी ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, मैं कह रहा हूं कि हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, नेवर, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ, अफोर्डेबल हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, यानी कि कल आपके वर्कर जो है उनको सैकड़ों मील चलना न पड़े घर जाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन। मैं कहता हूं कि कैसे समझाए लोगों को, भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों आप लोगों को मुसीबत में डालते हैं,
कैश, अच्छा इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं, आप पैसा दीजिए, कैश ट्रांसफर कीजिए। उस पर बात करनी चाहिए कि अभी कोविड-19 में क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया वगैरह। बट जनरली स्पीकिंग, आपके पास अगर हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पास अगर एजुकेशन ठीक नहीं है, और अगर आपके पास कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं है अच्छे से, जिससे जो सबसे हमारे कमजोर लोग हैं उनकी मदद हो सके अगर उनको जरूरत पड़े, तो फिर आपका मुल्क किस काम का? मुझे समझ नहीं आता। क्या करेंगे आप? कहां पहुंचाएंगे इस मुल्क को? कैसे पहुंचाएंगे? किसके लिए है मुल्क? सो very important that in any discussion of the economy, the future of this economy, हमें जरूरी बात करनी है हेल्थ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर का एग्जांपल देता हूँ। मैं जिन दिनों वो रिटेल पॉलिटिक्स ज्यादा करता था, अब तो नहीं करता उतनी, लेकिन मैं गया एक गांव में, मैंने उस गांव को मैं हमेशा यूज करता हूँ। एंड बाय द वे दिस वाज बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये नहीं मैं कहूँगा कि मोदी जी का कोई इसमें कोई बीजेपी का कुछ नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज ये, लेकिन ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है। मैं गया, गांव का नाम है बांडी पाइन, कश्मीर में है, बारामूला में, अपर रीचेस में है। तो मैं गया, पॉलिटिशियन हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन मेरा ये था कि मैं हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा बात करना चाहता था, और लोगों से बात मेरी इसी पे होती थी, सिर्फ हेल्थ एजुकेशन। तो मैं गया, मैंने कहा अच्छा बताइए स्कूल का बताइए। उनका हाँ स्कूल का ये है कि यहाँ तो स्कूल है। मैंने कहा अच्छा किधर है? हमारे पास 8 स्कूल है। मैंने कहा 8 गवर्नमेंट के स्कूल है? हाँ गवर्नमेंट के स्कूल। मैंने कहा 8, लेकिन ये तो छोटा सा गांव है, 1 किलोमीटर लंबा गांव है, एट इट्स मोस्ट वाइडेस्ट प्लेस आधा किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर बाय हाफ किलोमीटर, 8 स्कूल है, उसमें 1 हाई स्कूल है, 3 मिडिल स्कूल है और 4 प्राइमरी स्कूल है। एक भी क्लास में मैंने कुर्सियां नहीं देखी, टेबल नहीं देखे, बच्चे बराबर नहीं है और टीचर भी बराबर नहीं है, लेकिन 8 स्कूल है। तो फिर मैं लोगों को समझाता था कि देखो भाई, ये स्कूल नहीं है, ये बिल्डिंग है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये पॉलिटिशियन के लिए है ताकि उसको इनॉग्रेट करना हो, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्योंकि उसको बनाना होता है, ये अफसर के लिए जिसको उससे थोड़ा कमीशन मिलता है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है, नॉट फॉर चिल्ड्रन। और ये तो एक गांव का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और मैंने इतना देखा है। ये तो सिर्फ एजुकेशन, अब ये नहीं कि हमको सिर्फ एजुकेशन में लिटरेसी के अलावा तो बहुत आगे की बात है ना। आउटकम्स क्या होंगे, लर्निंग कैसी है, क्या बच्चे मैथमेटिक्स कर सकते हैं, क्या बच्चे साइंस कर सकते हैं, क्या उनकी कॉम्प्रहेंशन है, वगैरह वगैरह। तभी तो अगर आप उन चीजों पे नहीं फोकस करेंगे, आप 21वीं सदी के दुनिया के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते, आपको जॉब्स वैसी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आपके पास जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, जबरदस्त हेल्थ सिस्टम है, जहां पर लर्निंग है, जहां पर ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर आपके 40% बच्चे मैल नरिश्ड है, हिंदुस्तान का पोटेंशियल उतना ही कम हो जाता है। पहले से ही फ्रॉम बर्थ हिंदुस्तान का पोटेंशियल कम होता है। और ये सब बातें जो है, ये दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अमर्त्य सेन समझाते रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स नहीं समझती, नहीं सुनती। लेकिन अगर आप कहीं भी आप जाइए, कहीं भी गांव में जाइए, देखेंगे आप प्राइवेट स्कूल शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों से लोगों का ट्रस्ट उठता जा रहा है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं इन पब्लिक स्कूल एजुकेशन, पब्लिक स्कूल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे वाले बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर हम अकाउंटेबिलिटी रखें, क्योंकि उसी से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। नहीं तो हमने तो एक टैक्स खड़ा कर दिया ना। देखिए, आप अगर गांव में रहते हैं कहीं पे और आपको अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, आप 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए ट्यूशन फीस देते हैं, तो आपने तो टैक्स खड़ा कर दिया ना गरीब इंसान पे, कि नहीं? ये तो टैक्स है, क्योंकि आपने जो फैसिलिटी दी है हेल्थ और एजुकेशन की, उससे उनको फायदा आता नहीं है, तो उनको आउट ऑफ पॉकेट खर्च करना पड़ता है। आप उस पर फोकस क्यों नहीं करते? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे ना, मैं अब आपसे पूछता हूँ जी। क्या पिछले 5-6 साल में आपने देखा कि ज्यादा डिस्कशन हेल्थ या एजुकेशन पे था इस गवर्नमेंट में? नहीं, हाँ, ये बात तो आई एग्री कि हेल्थ एंड एजुकेशन का हमारा नेशनल इमेजिनेशन भी, जैसा कि आपने कहा, मेरा भी एक बायस आ गया था, वो बात आपकी फैक्ट है कि हमारा थोड़ा नेशनल इमेजिनेशन भी वो आईआईटी और एम्स के बियॉन्ड जाता नहीं है, नहीं जाता। मैं बड़ा हैरान हूँ। और जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आ गई, अब ये तो अलग बात है, अब इतने सालों के बाद इन्होंने कितनी ड्राफ्ट किया, पता नहीं क्या, कितनी कमेटियां बैठी, मानिए। लेकिन जब आपको कुछ करना होता है, देखिए जैसे मोदी जी ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया ना, हमारे जेएनके में कर दिया खत्म। उनको करना था, कर दिया।
जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है वो करेंगे, जिस चीज में नहीं है इंटरेस्ट उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, नहीं किया। देखिए, ये कहना कि आप एग्जाम वॉरियर बन जाइए, एग्जाम वॉरियर नहीं बनना है बच्चों को लर्निंग करनी है, लर्निंग। एग्जाम इज नॉट द एग्जाम वॉरियर इज द रॉन्ग अप्रोच होना चाहिए बच्चा सीख रहा है कि नहीं, क्योंकि जब वो सीखेगा या सीखेगी वो जिंदगी में अच्छा काम करेंगे और उनको एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये एग्जाम वॉरियर, उससे मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की मतलब सोच क्या है, ये इट्स अ रिफ्लेक्शन इन सम वे। हमें सोचना चाहिए कि ये कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है, ओह एग्जाम वॉरियर होगा, नहीं, हमें लर्नर चाहिए, लर्नर्स, क्योंकि वो अपना ख्याल रखेंगे, लर्निंग आउटकम्स। लेकिन उससे पहले मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, उस पर हमला, दैट वो बहुत इम्पोर्टेंट। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं उनको उनकी मदद करनी है और उनकी मदद नहीं होती। सलमान सर, आपकी बात से ये तो काफ़ी क्लियर है कि आप यूनिवर्सल हेल्थ एंड एजुकेशन के एडवोकेट हैं, और मैं भी हूँ। उसमें मेरे दो सवाल जो एक निकल के आते हैं कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी फोर फ्रंट पे नहीं कहा कि वो यूनिवर्सल हेल्थ और एजुकेशन पे बात करते हैं, या मतलब अभी भी कभी जो हेल्थ क्राइसिस भी चल रही थी तो मुझे ऐसा कभी मैं तो फॉलो करता हूँ इतना क्लोजली पॉलिटिक्स को, तो मुझे दिखा नहीं कि यूनिवर्सल हेल्थ एजुकेशन इज समथिंग इन या मैनिफेस्टो में है या कभी आया है या बात करी है। तो एक ये मेरा दूसरा वन पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये था कि हमारे पीएसयूज का हालत देख के, मतलब हॉल हमारे एम्स बहुत अच्छे हैं बट हमारे पीएसयूज इतने अच्छे नहीं, तो वो एक शायद एक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है हमारे देश में कि यार वो हम बढ़ा तो देंगे अस्पताल, वो अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या पता। नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भाई हेल्थ या एजुकेशन, दिखने में तो वैसे लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी है कहना कि कुछ नहीं हुआ, दैट्स इजी टू से। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें इतना सब कुछ हुआ है और बना है, लेकिन मुझे लगता है लोगों को एक अप्रिसिएशन नहीं है कि डेवलपमेंट कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और आपने कर दिया तो हो गया काम, ठीक है ना? करेक्ट। डेवलपमेंट इज नॉट लाइक दैट। डेवलपमेंट में क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो, इसमें क्या होता है कि आप 2 कदम आगे ले जाते हैं, 1 कदम पीछे, या कभी 1.5 कदम पीछे आ जाते हैं, कभी 2 कदम पीछे आ जाते हैं। ये एक बहुत ही मानिए एक वो क्या कहते हैं, एक बड़ी मेसी सी सिचुएशन होती है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से राइट टू एजुकेशन की बात की, उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जो राइट्स बेस्ड काइंड ऑफ चीजें कांग्रेस ला रही थी, जैसे हेल्थ मिशन, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, कांग्रेस के टाइम में बहुत चला और उससे बहुत फायदा हुआ। मैं आपको कहता हूँ, जैसे बारामूला में मैंने देखा, काफी सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की वजह से, काफी एक्सपेंशन हुआ। हमें ये देखना है ना कि यहाँ पे लिटरेसी कितनी कम थी, आपको एक्सेस टू हेल्थ कितनी कम थी। हम तो अब क्वालिटी की ज्यादा बात करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस होता है। आप पहले किसी तरह से बच्चियों को स्कूल में बिठाते हैं, क्योंकि वो पहले आते नहीं थे, फिर वो आ जाते हैं। अब नंबर्स इंक्रीज हो गए, लिटरेसी रेट, तो अब जो लेटेस्ट होगा सेंसस, उसमें हम देखेंगे कि आई एम श्योर लिटरेसी रेट इज इंक्रीज्ड क्वाइट अ बिट। फिर आती बात क्वालिटी की। उसी तरह से हेल्थ में, चाहे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, फिर उसको कन्वर्ट किया गया इंटरनेशनल हेल्थ मिशन, ये सब चीजें। अब मोदी गवर्नमेंट ने ये लाया है आयुष्मान भारत जो इंश्योरेंस स्कीम है। लेकिन मेरा ये है कि हमें एक स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने सिस्टम को बना सके। सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, उसमें हम किस तरह से उसको मॉनिटर कर पाए, किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की वजह से हम इसमें इनोवेशन ला पाए, वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और हमें जितना हम इस पे फोकस करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात वो यकीन मानिए, ये हमारे 2 एरियाज हैं जिन पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इसमें पैसा भी ज्यादा आना चाहिए। हम इस पे भी उतना खर्चा नहीं करते, और जितना भी करते हैं उसका भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते। अब कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपसे हम कहेंगे भाई, मानिए आपके पास कोई मिनिस्टर है हेल्थ के, या मानिए एजुकेशन मिनिस्टर हमारे आते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर आए और हम उनसे, क्योंकि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम उनको कहेंगे अच्छा चलिए, मेरे ख्याल में एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, हम उनको कहेंगे आप एक मीटिंग कन्वीन कीजिए मिनिस्टर्स की, ठीक है? मिनिस्टर्स की मीटिंग कन्वीन हुई, स्टेट में जो मिनिस्टर है उनसे कहेंगे भाई देखो, हम एक डेटाबेस बनाते हैं कि हमारे पास स्कूल कितने, ठीक है? हम एक नेशनल लेवल की एक डेटाबेस बनाएंगे, उसका हम डेटा एनालिसिस करेंगे, हमारे स्कूल कितने,
स्कूल में टीचर्स कितने, ठीक है, उन स्कूल्स की क्या उनका रिजल्ट कैसा आता है, फिर हम सर्वेस करेंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे, हम जरा देखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं आजकल के जमाने में, इट्स ऑल पॉसिबल, और हम उससे सीख सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज है, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं हम उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। जहां पे मैंने आपको कहा आर्ट स्कूल है, क्या वहां पे हम एक अच्छा सा स्कूल नहीं बना सकते तमाम बच्चों के लिए जो वायबल भी हो? क्यों नहीं कर सकते? इतनी जमीन जाया की है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल विल होना चाहिए और लोगों को समझाने की वो एक हिसाब से क्या होता है। देखिए, मोहल्ले मोहल्ले जब स्कूल बनने लगे तो लोगों को लगता है कि वो एम्पावर हो गए। पॉलिटिशियंस को लगता है कि वो अगर स्कूल दे देंगे हर जगह पे तो लोग उनको वोट देंगे। लोग देते भी हैं, लेकिन मुश्किल काम ये है कि लोगों को समझाना। ये ठीक नहीं है कि हम हर जगह स्कूल बना दें। ये बेटर ये रहे कि हम अगर इन 8 स्कूलों को, जिसकी मैंने बात की, एक अच्छा सा स्कूल बनाएं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर चलना है, या अगर हम फ्री बसेस लगाएं और बसेस को चलाएं, बच्चों को फ्री में ले जाएं और स्कूल से वापस पहुंचाएं। आप बड़े बड़े स्कूल बनाइए, 2000 बच्चों का स्कूल, 3000 बच्चों का स्कूल, जो 3-4 गांव को एक टाइम पे सर्व करे। आपके पैसे भी बचेंगे, आपके स्कूल में इंटरनेट भी होगा, आप बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स होते हैं। आई थिंक इट इज अ वे यू लुक एट इट। ये चीजें हो सकती हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है। अगर आप अपनी गवर्नमेंट में ये प्रायोरिटी देते हैं कि भाई आपने परसेप्शन कैसे मैनेज किया, आपने सच्चाई को किस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, फिर आप उसी में अच्छा करेंगे और उसमें अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर आप मेल नरिशमेंट के पीछे पड़ेंगे, अगर आप सिस्टमैटिकली हेल्थ सिस्टम को बनाएंगे, देखिए आप कहते हैं हम जी 50 करोड़ लोग हैं, उनको हम आयुष्मान भारत, कुछ ऐसे है ना, 50 करोड़ लोग हैं या क्या, जो आयुष्मान भारत से बेनिफिट करेंगे इंश्योरेंस स्कीम से। भाई आप इंश्योरेंस की बात क्यों करते हैं? आप उससे पहले हेल्थ सिस्टम को ठीक कीजिए ना। जब आपके बच्चे मेल नरिश नहीं होंगे या कम होंगे मेल नरिश, आपको अस्पताल ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अस्पताल ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले इंश्योरेंस को लाते हैं, भाई मैनेजमेंट को करो ना उस पर हमला, उसकी वैसी उस पे वैसा काम क्यों नहीं होता? ऐसी चीजें मैनेजमेंट में ऐसे एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स आई गॉट इट। मैल नरिशमेंट और उन पे कीजिए ना, जो सिस्टम को बॉटम अप फिर खड़ा कर दे। आप परसेप्शन पे जाते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परसों उन्होंने कहा कि आपने 150 मुल्कों की मदद की कोविड-19 में। भाई आप क्या 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 बात है ये? आपके लाखों लोग जा रहे हैं पैदल 100 200 300 400 500 मील, आप उनकी मदद कीजिए। आप 150 लोगों मुल्कों की क्या मदद कर रहे हैं? आप क्या है ये, क्या है ये? कौन ये अनबिलीवेबल सी बात है। कभी इंसान कहते क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में? आपको लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन द ट्रूएस्ट फॉर्म जैसा यूरोप में हम देखते हैं, वो फीजिबल है इंडिया में एट स्केल, हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ? नहीं, देखिए हमको देखिए वोंट बी इजी, बट देखिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ना। पहली बात है कि आपको ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाए, ठीक है। उसके लिए कुछ आप स्टेप्स ले सकते हैं, एंड उसका हम पोस्ट कोविड भी बात कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली तमाम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जितना मजबूत हो, जितनी अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर सकता, उससे असली प्रोग्रेस वही होगी। लेकिन आपका प्राइवेट सेक्टर तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप उस पे इतना इंटरफेरेंस ना, आप इंटरफेरेंस करते रहेंगे, आप जिसको हम कहते हैं टैक्स टेररिज्म वो करते रहेंगे, आप इंस्पेक्टर राज चलाते रहेंगे, आपकी सियासत वो पॉलिटिशियंस आपकी मतलब वो धमकी वमकी करते रहेंगे, उससे प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ेगा नहीं। और जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। आप इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो आप पब्लिक सेक्टर में कितना कर सकते हैं? आपके पास पब्लिक सेक्टर में कुछ, हाँ ये है कि प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे लिए हेल्थ और एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, हमें एयर इंडिया नहीं चलाना, हमें हवाई जहाज की सर्विस नहीं चलानी है, ठीक है। कोई ये कहे कि भाई एयर इंडिया, देखो एयर इंडिया ने कमाल कर दिया, इन्होंने गल्फ से लोगों को लाया, ये कर दिया वो कर दिया। इमरजेंसी में तो गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे प्राइवेट एयरलाइंस को कह सकती है, देखो हम आपको पैसे देंगे लेकिन आपको ये चलाना है, इस वक्त ये इमरजेंसी होगी, नेशनल डिजास्टर, हमें कुछ करना है, हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे लेकिन आप चलाइए। एयर इंडिया की क्या जरूरत है? उस तरह से मैं कह रहा हूँ एयर इंडिया की, मतलब आई एम जस्ट यूजिंग एयर इंडिया एज एन एग्जांपल। आप गवर्नमेंट में होते हुए आप होटल क्यों चलाते हैं?
बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मुझे पूरे के लिए इंडियन का ये नेशनल गवर्नमेंट भी है। आप होटल क्यों चला रहे हो? क्या है होटल? आपको क्या चाय वाय देनी है? वहां प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। आप कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे स्ट्रेटेजिकली आपको जरूरी प्रेजेंस दिखानी है, कीजिए। लेकिन अब होटल को मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिक कोई अपॉर्चुनिटी, क्यों? जरूरत नहीं। आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन हर चीज में मैं नहीं मान सकता कि भाई गवर्नमेंट की प्रेजेंस जरूरी है। और जितना गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करे उसी से रिसोर्सेज आपके पास मिलेंगे। आप रिसोर्सेज जब आप फ्री अप करेंगे तो आप फिर ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन में कर सकते हैं काम। ऐसी चीजों में जो हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए जरूरी हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। आप पुलिस, बाय द वे, सिर्फ हेल्थ एजुकेशन, और भी चीजें होती ना, जैसे हमारी जुडिशरी है। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ठीक नहीं करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को ठीक नहीं करेंगे, तब तक लोगों को भरोसा नहीं रहता। आप कल को किसी को रेंट पे देते हैं मकान, आपको डर रहता है कि फिर बाद में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वैसा नहीं होना चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, और अगर आपको सालों साल लग जाएंगे केस में, तो फिर तो इसीलिए दोज रिफॉर्म्स आर नीडेड, पुलिस रिफॉर्म्स आर नीडेड। ये सब इकोनॉमी लगता है हमें कि ये है भाई, इंडस्ट्री आ गई, यहाँ से हमने टेलीकॉम में ये किया, हमने हमने ये सर्विसेज में ये कर दिया, हमने एक्सपोर्ट। वो इकोनॉमी तो है, लेकिन उसकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत जरूरी होती है। जो फाउंडेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है। हम फाउंडेशन पे ध्यान बहुत कम देते हैं, बहुत कम। और जिसको भी ये जो चेंज करेगा, वो मेरे ख्याल में सचमुच हिंदुस्तान को किसी दूसरी लेवल पे पहुंचाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि ये द गवर्नमेंट कीप्स ऑन सेइंग कि प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। अभी दे आर आल्सो प्राइवेटाइजिंग द रेलवेज, तो इट अपीयर्स दैट ये काफी प्राइवेट, they want to give space to private players, but ये मतलब they do not give the space जहाँ पे देना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अजीब गवर्नमेंट है। मैं आपको बताऊं, आप क्राइसिस के दौरान क्या प्राइवेटाइज करेंगे? आपके पास कौन आएगा? आपकी कौन सी इस वक्त प्राइसेस ज्यादा मिलने वाली है? और प्राइवेटाइज सोच समझ के किया जाता है। देखिए जो प्राइवेटाइजेशन इतना सिंपल नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन के लिए आपको देखिए क्या करना है, आपको एक प्राइवेटाइजेशन फ्रेमवर्क बनाना है। आप किस कंडीशन में किस टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटी को प्राइवेटाइज करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो किस तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि लोगों को पता चले कि कौन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, इसका मार्केट वैल्यू क्या था, लोग क्या कह रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिया, लोगों को पता नहीं कि उनकी डेमोक्रेसी को कौन खरीद रहा है। ठीक है ना? आपको ट्रांसपेरेंट एक फ्रेमवर्क बनाना है, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को लगे जिनकी ये प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। पीएसयू जो है वो हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी। तो आपको एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनाना है। उसके बाद अगर आप सचमुच अच्छा काम करना चाहते हैं, आपको ये देखना है कि जब वो प्रोसीड्स होंगे, जो उसके पैसा आएगा, उसको आप किस तरह से खर्च करेंगे, वो भी आप बताएंगे। कहाँ पे वो लगेगा पैसा, किन सेक्टर्स में लगेगा, हमें ये फायदा क्या आप अपने फिजिकल। देखिए, ये वही बात होगी ना, आप बार बार आरबीआई के पास अब जा रहे हैं कि हमें आप पहले तो कुछ हजार करोड़ हुआ करते थे, अब मेरे ख्याल में लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए आप लेने लगे आरबीआई से हर साल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ जाए। अगर आप कंपनीज को बेच रहे हैं ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ जाए, तो फिर आप बेवकूफ हैं, फिर आपको हुकूमत नहीं चलानी आती। क्योंकि आप एक एसेट को, जो लॉन्ग टर्म एसेट है, उसको आप एक शॉर्ट टर्म चीज के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसी प्रोडक्टिव एसेट को बेच के उसका पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम किसी और एरिया में इंप्रूवमेंट करें, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, अच्छी बात है। कोई थोड़ा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना। ये नहीं कि भाई मैं आज रेलवे को कर रहा हूँ, कल मैं वो बीपीसीएल को कर रहा हूँ, फिर मैं इसको नहीं। और टाइमिंग भी होती है ना कुछ। आजकल के माहौल में आपको लगता है एयर इंडिया को कोई आएगा खरीदने के लिए? अगर आएगा तो वो अच्छा आपको प्राइसेस देगा? हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे लगता है कि कभी एक हिसाब से डिस्ट्रैक्शन सा बन गए। एक मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट का काफी ये है कि भाई हम कोई न्यूज क्रिएट करें, ये न्यूज होगी, हम अब रेलवेज, अरे व्हाट अ रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट, बड़े जो भी इंग्लिश स्पीकिंग जो कमेंट्री करते हैं, ओ जबरदस्त, इन्होंने तो कर दिया, हो गया, ये दिस इज रियली व्हाट मोदी जी इज रिफॉर्मर एंड ऑल दैट। क्या यार, ऐसे थोड़ी होता है। जब तक आप सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी जो लोगों के सामने हो,
उस पे नहीं चलेंगे, आप गलती पे गलती करेंगे और आप हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। एक मेरा क्विक क्वेश्चन था सलमान सर, बिफोर वी मूव इनटू द पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन, जस्ट हमारे बिफोर लॉकडाउन हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कैसा कर रहे थे? नहीं, imports exports have been pretty bad for a long time now. In fact, मुझे लगता है 2014 से लेकर अब तक कोई खास you know, I mean imports have obviously fallen very sharply now because of COVID-19. But generally speaking, हमारे exports उतने कोई खास नहीं चल रहे थे. And in these years, and मुझे याद है एक टाइम हुआ करता था, मैं तो I think on average about 18-19% की ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स में यूपीए के टाइम में, मुझे याद है. लेकिन ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ यूपीए दैट केम डाउन और उसके बाद से इट हैज नेवर रियली पिक्ड अप. वो एक और वरी है ना, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो उतना, बाकी मुल्क करने लगे ज्यादा. बांग्लादेश भी काफी अब कर रहा है, तो समझ दैट टेल्स यू दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम. एंड आप कंपेटिटिव नहीं है. ऑब्वियसली जीएसटी का बड़ा डिस्ट्रप्शन रहा, उससे भी हुआ, लेकिन जीएसटी से पहले भी, इवन डिमोनेटाइजेशन से पहले हमारे एक्सपोर्ट्स उतने भी ज्यादा नहीं चल रहे थे, ठीक, ग्रोथ ठीक नहीं थी, हेल्थी नहीं थी. सो एंड आई डोंट सी एनी रिकवरी एनी टाइम सून इन दैट. इसका ये भी हम कह सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में मतलब टेक ऑफ कभी करा ही नहीं, या मतलब वो सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुई कि एक इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके. Yeah, what do you think? Well, because exports are so much dependent on what you are producing here and then exporting. Well, you can export goods or you can export services. लेकिन अब ये है ना, देखिए, अगर आपको कुछ बनाना भी है, मैं फिर उसी पे जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. अब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट थिंक कि उस पर आपको फायदा है या इन्वायरमेंट अच्छा है, तो उसका मतलब, देखिए, ये तो हर कोई कहता है, यूपी ने भी कहा था और मोदी जी ने भी कहा हम 25% ले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ जीडीपी. बहुत अच्छा. फिर कैसे होगा वो तभी होगा जब लोग मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, वो तभी करना चाहेंगे जब उनको लगेगा उनका फायदा है, उनका सरदर्द कम है. लेकिन वो नहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट, उनको लगता नहीं कि इसमें अपॉर्चुनिटी वैसी इस इंडिया में है. और स्लोगन से थोड़ी हो सकता है. अगर मेक इन इंडिया के स्लोगन से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ना था तो बढ़ गई होती ना. इस वक्त तो वो 50% हो गई, लेकिन अभी भी वो 16% के करीब है या 15% के करीब है. तो दिस टेक्स हार्ड वर्क, दिस टेक्स लॉट ऑफ थिंकिंग इसमें, और जेन्युइन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अच्छा, दूसरी बात है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि आप ईज ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस सबको दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है. नहीं, दैट कैन नॉट बी. यू हैव टू बैलेंस थिंग्स, क्योंकि एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने किया है एनवायरमेंट के साथ, भाई एनवायरमेंट हम सबका है ना. एनवायरमेंट इज एवरीबॉडीज. अगर हमारे पास साफ हवा हो, साफ पानी हो, फॉरेस्ट कवर हो, वो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है. आजकल के मॉडर्न जमाने में तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एज हिंड्रेंस मानते हैं. मीनवाइल दैट इज नॉट अ रियल हिंड्रेंस. रियल हिंड्रेंस इज एल्सवेयर. रियल हिंड्रेंस इज वो रेगुलेशंस ऐसी वाली कि जिसको आप कभी क्लियर नहीं कर सकते, आपके पीछे इंस्पेक्टर आ जाता है, आपके पीछे टैक्स वाला आ जाता है, वो सब चीजें. दैट अनसर्टेनिटी, अगर आप लोगों में अनसर्टेनिटी खड़ी कर दें, और बाय द वे अनसर्टेनिटी पे तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान में माहौल है, जो कम्युनलिज्म का माहौल है, आपको लगता है कि उसका कोई असर नहीं होता? उसका बहुत बड़ा असर होता है. लोग डरते हैं ना इन्वेस्ट करने से, भाई क्या यहाँ पे कुछ हो गया, फिर मैं यहाँ पे 30 साल के लिए आना चाहता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे तो कुछ हालात कुछ अजीब से हैं, ये बड़े आपस में लड़ने वाले लोग हैं, और पता नहीं इससे नुकसान तो ना हो जाए. आपने किसी कंपनी को तंग कर दिया, कुछ अनरीजनेबल टैक्स डिमांड डाल दी, वो कहेंगे यार ये तो अजीब सा मुल्क है, यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे. यहाँ गवर्नमेंट कुछ कहेगी, फिर कोई कोर्ट में कुछ जाएगा, हमें समझ नहीं आता करना चाहिए कि नहीं चाहिए. ये अनसर्टेनिटी बहुत खतरनाक होती है बिजनेस के लिए. अनसर्टेनिटी में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे लगता है कि इन सालों में बहुत अनसर्टेनिटी पैदा होगी, और जो सोशल डिविजन्स हुए उसका बहुत इम्पैक्ट है. ये मैक्रो इकोनॉमिस्ट इस पे काफी बात कह सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो ये डिवोर्स नहीं है एक दूसरे से. हम नहीं कह सकते भाई इकोनॉमी यहाँ पे है और सोसाइटी यहाँ पे है. ये सब मिला हुआ है, ये कनेक्टेड है.
तो जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल, हम नहीं कह सकते फॉर्मल चल रहे थे इनफॉर्मल बैठा है, ये सब मिले हुए हैं। हाँ, वेरी वेल सेड। बिकॉज जब हम देखते हैं कि एक आईटी कंपनी खड़ी होती है तो उसके आसपास कुछ चाय की दुकान भी लगती है, सिगरेट की दुकान भी लगती है, पराठे की दुकान भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये दैट एग्जैक्टली, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये कहना कि भाई फॉर्मल सेक्टर आगे निकल जाएगा, और ये दूसरा कि भाई हमने इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करना है, ये ना वो डिमोनेटाइजेशन, हम सबको लाएंगे यहाँ पे फॉर्मलाइज्ड टैक्सेशन, इकोनॉमी। फॉर्मलाइज। भाई आप किस दुनिया में रह रहे हैं? पूरी दुनिया में इनफॉर्मेलिटी है। इनफॉर्मल तो एक सबसे नॉर्मल चीज है। लोग इसलिए फॉर्मल सेक्टर में नहीं आ पाते काफी जगह पे। अब रेडी वाले को आप कहेंगे आप रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद आप आपका टैक्स तो बढ़ेगा नहीं, आप तब भी रिटर्न फाइल कर देना। क्या बात कर रहे हो यार आप? अपनी रियलिटी देखिए क्या है। आप थोड़ा, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों की वो सिचुएशन क्या है, क्या क्यों पता नहीं। या तो ज्यादा बाहर की, देखिए मैंने 20-25 साल अमेरिका में गुजारे हैं, लेकिन इतना मैंने सीखा है कि जिस जगह की बात करो उधर की बात करो, दूर के बाहर के आइडियाज लाओ, लेकिन अपनी लोकल रियलिटी को समझो। और मुझे लगता है कि काफी सारे लोग लोकल रियलिटी को नहीं समझते कि लोकल रियलिटी क्या है। ठीक है, तो सलमान सर, लेट्स टॉक अबाउट कि वी हैव, आई थिंक हमको एक मैक्रो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा सा आइडिया लग ही गया कि इंडिया की क्या सिचुएशन थी, और वी ट्राई टू डिग डाउन ऑल्सो कि क्या क्या उसमें वो फैक्टर इन करे हैं। अब हम एक और क्वार्टर हमारा खत्म होने वाला है, and the question that I think people like me are really asking is, are we officially in recession or approaching recession? आई थिंक जैसे रिसेशन हो, रिसेशन में तो आई थिंक वी मे ऑलरेडी बी इन रिसेशन, बट these technical things don't really matter. What matters is कि हम ठीक है या नहीं है, हम हमारी हालत खराब है। उस तरह से हमें क्या, रिसेशन है या डिप्रेशन है, उससे क्या है, हमारी हालत खराब है, इस पे कोई शक नहीं, बहुत खराब है। और हालत खराब पहले थी कोविड-19 से, और कोविड-19 के आने से हालत बहुत ही खराब हो गई। और मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट का रिस्पांस था, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो इट कुड बीन डन बेटर, एंड इट कैन स्टिल बी डन बेटर। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पता नहीं कैसे एडवाइजर है, पता नहीं कौन एडवाइजर, आई मीन अब इनकी नई टीम है कुछ एडवाइजर्स की, लेकिन पता नहीं ये एडवाइजर्स की बात मानते भी हैं, क्योंकि जो लोग इनको जो फॉर एग्जांपल एडवाइजरी काउंसिल में है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी, कुछ अच्छे लोग हैं इस वक्त। इससे पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं। लेकिन ये एडवाइस, देखिए एडवाइस देना एक बात है, फिर एडवाइस को लेना तो नहीं। तो हमने भी बहुत अच्छी एडवाइस दी है गवर्नमेंट को इतने सालों से। तो कुछ डेटा पॉइंट्स हमको बताएंगे सबको कि अभी आपके हिसाब से आपका एनालिसिस, या व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू थिंक इज, अब बियॉन्ड जीडीपी, मैं थोड़ा जीडीपी के बियॉन्ड थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी हमने बहुत कर लिया। थोड़ा और उसमें अगर इन डेप्थ पिक्चर देना चाहेंगे, मे बी यू वांट टू टॉक अबाउट सर्टेन इंडस्ट्रीज, या कुछ सम अदर रेट्स यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट, जहां से हमको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। बिकॉज ये कहना कि हाँ हालत खराब है, ये तो हम सब समझ रहे हैं कि हालत खराब है, बट वो पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाए शायद वो नंबर्स को सुन के। हाँ, नहीं देखिए, पहली बात, अगर हमें देखना हो कि ये क्या सिचुएशन है, एक हिसाब से वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि जो ये ग्रोथ कंट्रैक्शन होगा ग्लोबली ऑन एवरेज अबाउट 6%। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये फोर्थ अभी दुनिया में जो रिकॉर्डेड, आई थिंक 1887 या कब से उनके पास डेटा है, तब से लेकर अब तक ये चौथा ऐसा खतरनाक रिसेशन होगा, फोर्थ। उसमें से दो जो है डाउन टर्न, वो वर्ल्ड वॉर्स थी, और एक जो था वो डिप्रेशन का था, जो अमेरिका में डिप्रेशन आया। तो यू कैन इमेजिन कि इतने सालों में, तकरीबन 150 साल में जो डेटा है उसमें इतना बड़ा ग्लोबल रिसेशन, ये एक हिसाब से हमें देखना है, उससे हमें पता चलता है हम क्या कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप होता है एक इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का, जिसमें इंडिया भी है। इस ग्रुप का जो रिसेशन है इतना बड़ा कभी नहीं आया। ओके, जो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें कभी नहीं आया।
सो दैट टेल्स यू कि इंडिया और इंडिया जैसे मुल्क उनकी सिचुएशन कैसी है इस वक्त। यानी कि एज इन इकोनॉमिक टर्म्स हमारी लाइफ टाइम में तो हमने देखा नहीं है, किसी ने नहीं। इंडिया में इस वक्त कोई ऐसा नहीं जिसने डिप्रेशन में, हाँ ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जिनकी एज शायद अभी भी जिंदा हो, लेकिन इन आवर लिविंग मेमोरी ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। अब कोई अगर 2008 से इसको कंपेयर करे वो गलत होगा, क्योंकि 2008 की जो क्राइसिस थी वो असली तो जनरली स्पीकिंग रिचर वर्ल्ड प्रॉब्लम थी। अमेरिका में हुआ, यूएस फिर की वेस्टर्न यूरोप में हुआ, और जो बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स ज्यादा जुड़े हुए थे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर उतना नहीं जुड़ा हुआ था, तो इंडिया में इम्पैक्ट रिलेटिवली कम हो। लेकिन ये क्राइसिस अलग है, इसलिए इसको हमको उसी तरह से देखना है कि भाई ऐसा हुआ नहीं है, और इससे लड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा, और जो अभी तक हमने बिल्कुल नहीं किया है मेरी नजर। जो सुन रहा हूं वो थोड़ा दिमाग में ये डाल दे कि भाई जो ये क्राइसिस है, जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब कोई कहता है रिकवरी, इसको कोई कहता है ये वी शेप रिकवरी। वी शेप मतलब हो गया वी को सोच लीजिए, आप एक टॉप से नीचे चले गए और फिर वापस ऊपर, उसको कहते हैं वी शेप रिकवरी इकोनॉमिक्स में। कुछ लोग कहते हैं ऐसा होगा, लेकिन मैं नहीं मानता, और आमतौर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये तो लंबा चलेगा। दूसरी बात कि इसका इम्पैक्ट बहुत सालों तक रहेगा, बहुत सालों तक। और अगर हमने 2008 की क्राइसिस से कुछ ये सीखा कि 2008 में जब क्राइसिस आई तो अमेरिका का जो जीडीपी था, जो आउटपुट था, इकोनॉमी जो थी, वो जब रिसेशन में चली गई, उसके बाद इमर्ज होते होते उसको तकरीबन 10 साल से ज्यादा लगे। आप समझे, more than 10 years to get back to previous levels। ये वाली जो क्राइसिस है, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट भी कम से कम 10 साल रहेगा, कम से कम। वाओ गॉड, सो अगला टिकट पूरा हमारा गया। and not just that, इसमें तो I mean some part of the economy, I don't know exactly क्या होगा, but some part of the economy will never come back। तो देखिए मैं आपको to explain it, let me explain what I mean। जैसे किसी का बिजनेस खत्म हो गया, बंद हो गया बिजनेस। देखिए बिजनेस कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने उसको ऑन ऑफ कर दिया स्विच। ये तो कोई नौकरी है नहीं कि आपको कहा ओ भाई आजकल हमारे पास जॉब नहीं है, लेकिन जैसे हालात ठीक होंगे आपको वापस ले जाएंगे, वैसा तो है नहीं। बिजनेस, किसी ने बिजनेस खड़ी कर दी, किसी ने लोन लिया, बिजनेस बैठ गया, ना आपके पास कुछ है ना कोई, आपको बंद करना पड़ा, वो बिजनेस थोड़ी वापस आएगा। बिजनेस वापस लाना इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नौकरी वापस आना। और इस क्राइसिस के दौरान बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, इन द सेंस दैट वो बिजनेस खत्म हो जाएंगे और वो वापस नहीं आएंगे, और उसका इम्पैक्ट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। सो आई एम सॉरी टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज, बट जब ऐसे क्राइसिस आते हैं, कुछ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज फिनिश्ड, एंड देन इट टेक्स a long time for an economy to recover। मुझे लगता है कि इंडिया में भी वही होगा कि 10 साल तो मुझे लगता है कहीं नहीं गए, इसका इम्पैक्ट रहेगा। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि जब ऑटो सेक्टर का क्राइसिस था भी और आया भी, तो बहुत सारे उनके डीलर्स के शोरूम बंद हो गए। अच्छे बड़े डीलर्स के शोरूम बंद हो गए। तो अब आई डोंट थिंक इट इज रियली पॉसिबल कि वो शोरूम वापस से खड़ा हो जाए, वो कैपिटल वापस से आ जाए, एंड देन यू गेट द सेल्स अगेन। और it's also the lost time, right? मानिए आप देखिए, आप इन्वेस्टर हैं, आपने एक शोरूम खड़ा कर दिया, आप ही का एग्जांपल लेते हैं, आपने शोरूम खड़ा कर दिया, आपका शोरूम बंद हो गया, और बंद करते करते आपने कहा चलो यार बड़ी मुश्किल से आपने 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको कर दिया, फिर से लगा दिया, स्टार्ट हो गया। लेकिन जो ये 1-2 साल थे, ये आपका टाइम था, प्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि आप हमारी पूरी जिंदगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे ना, हम तो मरते हैं लोग। So, वो 1-2 साल आपका प्रोडक्टिव जो था वो खत्म हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। So that is why this is a devastating kind of crisis। तो सलमान सर ये बात करते हैं कि इससे
अगर आप होते या आप एक पोजीशन ऑफ पावर में होते, या आपकी थॉट प्रोसेस को अगर सरकार मानती भी है, तो आपके सजेशंस क्या होंगे? क्योंकि एक तो काफी क्लियर है जिसके बारे में आप और आपके कॉलीग्स बात करते हैं इतने टाइम से, वो डीबीटी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ये बात तो काफी क्लियर ये मुझे है कि यू वांट टू प्रोबेबली गारंटी सर्टेन सम ऑफ मनी ताकि इकोनॉमिक इंजन वापस से चालू हो जाए। बट इज दिस इनफ, और व्हाट मोर यू थिंक नीड टू बी डन? देखिए पहले लेट अस अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस, राइट? ये क्राइसिस में क्या होता है, ये क्यों लोग अपने हाथ पैर मारते कि किसी तरह से कुछ करो? रीजन इज, जो अगर कोई ऐसा शॉक हो इकोनॉमी को, या इस वक्त जिंदगी को, इकोनॉमी को, हेल्थ को, जितना ये प्रोलॉन्ग होता है उतना ही खतरनाक बनता है। तो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ सोसाइटी कि हम इसका जो इम्पैक्ट है उसको जितना हम कम कर सके उतना ही बेहतर है, क्योंकि जितना हम इसको बढ़ने देंगे ये उतना ही डेंजरस बनेगा और उससे फिर निकलने में ही उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए हमारा जो फंडामेंटल प्रिस्क्रिप्शन होता है वो ये कि आप इसको मिटिगेट करें, यानी कि आप इसका रिड्यूस करें इम्पैक्ट, जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं कीजिए। ठीक, अब रिड्यूस करने के तो काफी सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो आपने डीबीटी की बात की, वो हम क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे क्योंकि ऐसे टाइम में जब एवरीथिंग इज कम टू स्टैंड स्टिल, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत मार्जिन्स पे जिंदगी बसर कर, ठीक, हमें उनको जिंदा रखना है। उनको जब हम जिंदा रखते हैं, उनकी जब मदद होती है, वो जिंदा रहते हैं। जिंदा मतलब उनके पास कुछ हाथ में होता है, पैसा वैसा, ताकि वो अपनी जो डेली जरूरियात है उनको पूरा कर सके। उससे क्या होता है, मैंने वो आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने कहा आपको ये फॉर्मल इनफॉर्मल सब जुड़ा हुआ है। जब आप जाते हैं, आपने एक साबुन खरीदा, आपने एक एफएमसीजी कंपनी में आपने किसी शॉपकीपर का फायदा किया, उस शॉपकीपर की वजह से एक डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से एक कंपनी का फायदा हुआ, उस कंपनी को फायदा हुआ तो उसके सप्लायर्स को फायदा हुआ। आप समझे ना, एक ये चेन है, और क्या पता उस कंपनी के सप्लाई चेन में आप भी हो, ठीक है ना? ये एक साइकिल है। तो अगर आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं, ये तो एक मदद करना तो एक, ये तो छोड़िए, इकोनॉमी को तो एक साइड पे छोड़िए, लेकिन ये तो मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमको उन लोगों को बिल्कुल बचाना है जो बिल्कुल खतरे में आ गए। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 20 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जो मार्जिन पे होंगे, बहुत मुश्किल में होंगे, इफ नथिंग एल्स। मैं 20 करोड़ लोगों की बात करूं, ठीक है? वो तो एक है। उससे क्या होगा, उससे भी आपकी इकोनॉमिक साइकिल में इंप्रूवमेंट आएगी, उससे क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस होगा। दूसरी बात, हमें हेल्थ सिस्टम में इस वक्त इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हेल्थ सिस्टम में, हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। काफी सारी चीजें हैं जिससे आप पैंडेमिक से भी देखिए, जब तक हम हेल्थ इमरजेंसी को मिटिगेट नहीं करेंगे तब तक हम इकोनॉमिक इमरजेंसी को तो पूरी तरह से मिटिगेट नहीं कर सकते ना। जब वायरस थोड़ा कम हो जाएगा या उसको हम थोड़ा गिरफ्त में ला सकते हैं, उसी से तो हम इकोनॉमी को भी मोर इजीली खोल सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है। तो टेस्टिंग की बात हो जाए, टेस्टिंग काफी बड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान की जो लेवल है उसके हिसाब से तो टेस्टिंग है नहीं। इंडिया की रैंकिंग इस वक्त तकरीबन 122 है वर्ल्ड में। इस हेल्थ सेक्टर को देखें, जब तक हम टेस्टिंग को ना करें और उस पर इन्वेस्ट ना करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इन्वेस्ट ना करें, इन चीजों में इन्वेस्ट ना करें, ये प्रोलॉन्ग होती जाएगी। आप तो देख रहे हैं, मुझे पता नहीं लेटेस्ट क्या है, पता नहीं 77,000 है, 70,000 है। बाय द वे, ये जो हम देख रहे हैं डेटा, ये तो दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग मेरे ख्याल में। ये तो नहीं ऑफिशियल, मैं नहीं कहूंगा कि कोई छुपा रहा है कुछ, जब टेस्टिंग ही नहीं है। अगर आपके पॉजिटिविटी रेट टेस्टिंग वालों में से 8% है, 9% है, जो भी है, तो फिर सोचिए अगर आप करेंगे काफी सारा, मुझे लगता है कि इससे काफी ज्यादा केसेस हैं, और जितने ज्यादा केसेस होंगे उतने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे एक्सपोनेंशियली। वही तो है ना, दैट्स हाउ दिस वायरस स्प्रेड्स। तो उसको कंट्रोल करना जितना हम कर सकते हैं, जितना हमें इसके बारे में पता होगा, इस डिजीज के बारे में, उतना ही हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और चीजें हैं, हमारे जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो मानिए फॉर्मल सेक्टर में है, जिनको हम एमएसएमईज कहते हैं, उनकी मदद हो सकती है, काफी मदद हो सकती है इस वक्त। उनसे आप इस वक्त नहीं, आपको देखिए
जो इस वक्त फिस्कल डेफिसिट के बारे में ज्यादा सोचे ना, वो मेरे ख्याल में बेवकूफी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं सुनी, इस वक्त सर्वाइवल की बात सुनी। सर्वाइवल, सर्वाइव, एवरीबॉडी हैज टू सर्वाइव। ये फिस्कल डेफिसिट, कोई तो ये भी ऐसे भी लोग हैं जो लिखते रहते हैं अखबारों में कि भाई रेटिंग्स एजेंसी क्या सोचेंगी। क्या मैं कहता हूँ, क्या दुनिया, वो रेटिंग्स एजेंसी क्या रेटिंग्स एजेंसी है जो इस टाइम पे डाउनग्रेड करे क्योंकि भाई इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। और पागल लोग हैं, यहाँ पे जिंदगी को खतरा है, इकोनॉमी को टोटल खतरा है, आप फिस्कल डेफिसिट के पीछे पड़े। जब आपकी इकोनॉमी रिकवर जल्दी करेगी क्योंकि आप स्टेप्स वैसे ले रहे हैं, आपका फिस्कल डेफिसिट, देखिए फिस्कल डेफिसिट थोड़ी होता है कि आप आपके कुछ लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट, नहीं। फिस्कल डेफिसिट होता है एज ए शेयर ऑफ द जीडीपी, शेयर ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया कंपेयर टू इट्स रेवेन्यूज, वो हो गया डेफिसिट एज ए शेयर ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी छोटा हो रहा है आपका, आपका फिजिकल डेफिसिट फिर आसमान पर टच कर जाएगा, चाहे आप कुछ भी खर्चा ना करें। इसलिए आपको अपनी इस वक्त सर्वाइवल के बारे में सोचना है। ये रेटिंग्स एजेंसी नोबडी केयर्स। मैं आपको कहता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट, मेनी पीपल डोंट केयर अबाउट इट। इस वक्त फिजिकल डेफिसिट की मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इस वक्त हमें इन्वेस्ट करना है हेल्थ इमरजेंसी को रिड्यूस करना, और दूसरे साइड से इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ाना, कुछ कुछ स्टेप्स लेके। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के पास पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त बोरोइंग का टाइम है, इस वक्त खर्चने का टाइम है, और उन चीजों में जो अच्छी तरह हम जो हमें एक साइड से वायरस पे कंट्रोल करने का मौका मिले, और दूसरी साइड से हमें इकोनॉमी को थोड़ा सा चलाने का काम बस। लेकिन अगर आप यहाँ तो खैर गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट भी अजीब गवर्नमेंट है। ये तो कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम 150 लोगों की मदद, 150 कंट्रीज की मदद कर रहे हैं, हम हमारा जीडीपी तो बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसे डिल्यूजनल गवर्नमेंट, या तो ये डिल्यूजनल है या जानबूझ के लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन उससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होने वाला। आरबीआई का आप क्या रोल देखते हैं इन द पोस्ट कोविड रिकवरी? व्हाट रोल शुड इट प्ले एज सेंट्रल बैंक? नहीं, सेंट्रल बैंक को तो देखिए, सेंट्रल बैंक क्या करे, कितना करेगा। सेंट्रल बैंक ने अभी तो जो लिक्विडिटी वगैरह मेजर्स किए हैं वो तो सेंट्रल बैंक तो कर ही रहा है, वैसी बात नहीं। और सेंट्रल बैंक ने उतना ही नहीं, सेंट्रल बैंक ने इस गवर्नमेंट को इतना सारा ट्रांसफर्स करके इनकी फिस्कल पोजीशन को भी इम्प्रूव किया है। तो सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक, अब हर कोई चीज आप सेंट्रल बैंक पे नहीं डाल सकते ना। सेंट्रल बैंक कितना कर सकता है, और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि भाई आप सेंट्रल बैंक पे ही सारा डाल दो। अगर आप अमेरिका में देखें, हाँ, अमेरिका में जो इनका सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उन्होंने काफी सालों से उनकी पॉलिसी चल रही है ताकि ग्रोथ को बढ़ावा मिले। लेकिन इस बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि अमेरिका में तो बेसिकली पे चेक्स, वो चेक्स भेज रहे लोगों को, चेक्स लोगों को भेजी जा रही है $600 ताकि, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, काफी सारी चीजें जिससे लोग सर्वाइव कर पाए इस क्राइसिस को। तो यहाँ पे सारा इन्होंने फेडरल रिजर्व पे नहीं डाला है, सेंट्रल बैंक पे नहीं डाला है। लेकिन आपको क्या है कि भाई आप यार इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, ये करो। देखिए, ये वो टाइम नहीं है जहां पे आपके इंटरेस्ट रेट कम करने से तमाम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस वक्त लोगों के दिमाग में कुछ और है। यही होता है ना, टाइमिंग, हर किसी चीज की कोई टाइमिंग होती है। आपने यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, वहां से डिपॉजिटर्स कहेंगे यार हमारे तो डिपॉजिट रेट कम हो गए, अब क्या करेंगे। ये सारी चीजें बैलेंस करनी होती है ना। तो आरबीआई को भी वो सोचना है। दूसरे साइड से अगर इंटरेस्ट रेट कम, वहां से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो किस पे टैक्स है? वो गरीब लोगों पे बड़ा टैक्स है। क्यों? आप बार बार मैं बार बार गरीब लोगों की बात करता हूँ, आप कहेंगे ये तो सोशलिस्ट है, मैं क्या पता हूँ भी। लेकिन सवाल ये है कि जो गरीब लोग होते हैं उनका जो उनकी इनकम जो है वो ज्यादा फूड बास्केट पे जाती है, खाने जरूर घर की जरूरियात होती है। जो बेटर ऑफ लोग होते हैं उनको खाने पीने के अलावा वो कुछ और चीजें भी कर सकते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से। अब आपकी फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गई तो उससे तो गरीब लोग तो बिल्कुल मर गए ना, वो नहीं कर सकते। तो आरबीआई किसका सोच रहा है? आरबीआई को वो सोचना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए। और मेरे ख्याल में इस टाइम पे ये कहना कि भाई आप इंटरेस्ट रेट्स को रिलैक्स कर दो और उसके बाद देखेंगे इकोनॉमी बढ़ेगी, नहीं, मुझे नहीं लगता हमें। और बाय द वे, अभी तो हमने बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस असली देखी नहीं, अब तो होगी ना आगे क्राइसिस तो पहले से ही चल रही है, अब तो एक मेगा क्राइसिस होगा। क्योंकि जब डिफॉल्ट शुरू होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्राइसिस, उसका भी तो सोचना है ना आरबीआई को। वो आरबीआई आई एम श्योर इज थिंकिंग अबाउट वो कैसे डील करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, मुझे लगता है। ये बैंकिंग का आपने अच्छा बात बताया, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि देखिए आप लोन दीजिए, एमएसएमई को लोन दीजिए, छोटे व्यापारी को लोन दीजिए, आप जितना लोन इजीली दे सकते दीजिए। बट द लोन ऑफिसर
और द ब्रांच मैनेजर इज एक्चुअली स्केयर्ड कि यार वो उसको पता है कि रिकवरी इतनी शायद पॉसिबल नहीं होगी और वो एनपीए बन जाए, और एनपीए पे फिर देन दे हैव अ वेरी वो स्ट्रांग वो हो जाता है एकदम से, गवर्नमेंट का डंडा आ जाता है कि जैसे ही वो एनपीए डिक्लेयर होती है। तो मुझे लगता है कि लोन बाट बोलना सरकार का कहना है कि आप लोन दे दीजिए और लोन एक्चुअली में प्रोसेस हो जाना इज टू डिफरेंट थिंग, जो मेरे को थोड़ा सा कुछ फीडबैक मिला था फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु वर्क एट पीएसयू बैंक्स। इज दिस अ राइट हाइपोथेसिस? यस, बिकॉज देखिए ना, अब आप सब लोग कहते हैं कि भाई आपने भी शुरुआत इसी से की थी भाई, यूपीए के टाइम से जो लोन वगैरह एक हिसाब से पॉलिटिकल बात है ना कि हाँ, ओ ये तो अब आपको लगता है कि तमाम बैंकर चोर हैं क्या? सबने लोन दिया क्योंकि आप उनको यूपीए के किसी लोग ने फोन कर दिया? आपको लगता है लोन उस तरह से दिए जाते? नहीं, लोन तो बहुत तरीके से दिए जाते हैं। और आपको लगता है कि आपने लोन दिया, आपके सामने कोई है, उसको मतलब सीम्स लाइक गुड क्रेडिट रिस्क, तो क्यों नहीं देंगे आप लोन? फिर वो खराब हो गया लोन, मार्केट कंडीशन चेंज होगी, तो आप उस अफसर को मार देंगे क्या? वो कैसे हो सकता है? अब लेकिन आपने एक हिसाब से एनवायरनमेंट ऐसी खड़ी कर दी कांग्रेस के पीछे जाने से कि अब लोग डरते हैं। वो आपने कांग्रेस से तो इलेक्शन जीत लिया, लेकिन साथ में आपने सिस्टम को अंडरमाइन कर दिया। अब आपने तमाम लोगों को एक हिसाब से सस्पेक्ट बना दिया। तो अब अगर ब्रांच मैनेजर बेचारा डरता है या लोग डरते हैं लोन देने से, तो उनमें उनकी क्या गलती है? वो तो वही कर रहे हैं जो एक इंसान, जो रैशनल इंसान हो, वो सोचे यार देखो मैंने इसको लोन दे दिया, कल को ये वापस ना दे, मेरे पीछे तो ये लगा देंगे सीबीआई और आईटी और ईडी और क्या क्या, तो वो डरते होंगे। तो मैं आई एम नॉट सरप्राइज्ड। जब आप ऐसी सियासत, अगर आप पॉलिटिक्स ऐसी करेंगे तो उसका नतीजा तो यही होगा ना, और क्या होगा? इलेक्शन जीतना बहुत आसान होता है कभी कभी, लेकिन फिर उसको आगे चलाना, निभाना, जैसे कहते हैं ना शादी करना तो आसान है, लव मैरिज कर ली, लेकिन उसको निभाना भी तो है ना, निभाना आसान नहीं होता। थोड़ा सा बैंकिंग क्राइसिस पे और थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि जब आप कहते हैं कि बैंकिंग क्राइसिस बहुत डीप हो गई है, तो सिर्फ लोन रिकवरी के उससे इशू है, लिक्विडिटी का इशू है, या ओवरऑल दूसरे जो उनके बैंकिंग प्रोडक्ट्स है वो सेल नहीं हो रहे, लाइक व्हेन यू से बैंकिंग क्राइसिस, तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे? ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ये है कि मानिए आपकी कोई कंपनी है, आपने लोन लिए हुए हैं, ठीक है, और आपको तो आप लोन रिपे कर रहे हैं, आप हमेशा करते आए हैं, ईएमआई अपना देते रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आ गई क्राइसिस, अब आपने तो क्राइसिस लाई नहीं, आपकी क्राइसिस आ गई और आप कुछ बेच नहीं पा रहे, कोई खरीद नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, आपका माल नहीं उठ रहा। अच्छा, वहां से गवर्नमेंट कहती है आपको मॉरेटोरियम दे दे, ठीक है, मॉरेटोरियम दे दिया, तो लेकिन मॉरेटोरियम के दौरान आपकी इंटरेस्ट तो चढ़ता रहेगा ना, और जो भी आपका वो प्रिंसिपल बनता है वो एक और लोन एक हिसाब से बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो कंपाउंड हो रहा है। मानिए आप 6 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, 10 महीने, 12 महीने, जब भी, चलो क्राइसिस खत्म हो गया, क्राइसिस खत्म हो गया, और आपका काम शुरू हो गया, लेकिन जो आपका इस टाइम का लोन था, आपके पास तो पैसे नहीं, आप कहां से वो पैसा लाएंगे वापस देने के लिए बैंक को? जब सेल ही नहीं हुई तो आप लाएंगे कहां से पैसा? और जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया इस दौरान, व्हाट विल यू डू? सो दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग, काफी सारी कंपनीज या काफी सारे बिजनेस ऐसे होंगे जो डिफॉल्ट में तो काफी लोग चले जाएंगे, फिर उस पर देखेंगे कि कोई वायबल है, कोई नहीं है वायबल, काफी सारे लोग कहेंगे यार मेरे से तो नहीं होगा, आप ले लो मेरी कंपनी। अब सोचिए, आपने कंपनी ले ली, बैंक ने कंपनी ले ली या उसके प्रेमिसेस ले लिए, उससे थोड़ी करेगी बैंक क्या? वो करेगी क्या? ये बहुत अनफॉर्चुनेटली दिस इट हैज नो इजी आंसर्स अनफॉर्चुनेटली, बट इससे निपटना तो है, कोई ना कोई तरीका तो निकालना है। मे बी द गवर्नमेंट कैन अगेन कम इन एंड रेस्क्यू, बैंक्स को भी रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स, देखिए, बैंक्स फेल हो जाएंगे तो बैंक्स का फेल होना तो इज लाइक अ कैटास्ट्रोफिक थिंग, डिपॉजिटर्स का क्या होगा? अच्छा, फिर आप कहेंगे चलो सबका, किसी को इंटरेस्ट नहीं देंगे, ना डिपॉजिटर्स को देंगे ना हम इनको देंगे, आपके बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ सकता है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम को ट्रस्ट ना करें, जैसे वो आपने देखो पीएमसी बैंक वगैरह, ऐसे ऐसे कुछ बैंक्स में प्रॉब्लम हो गया, दैट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट कैन बी अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। देखिए, हमारी बात ऐसी हो रही है कि मैं क्या बताऊं, प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स तो हैं, चाहे आप कितना भी चाहे मीडिया उस पर फोकस ना करे, चाहे गवर्नमेंट हमें कहे सब ठीक है,
बट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और उनसे निपटना पड़ेगा और उसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। अब तो हमारे 2 घंटे भी हो गए शायद। अब मैं एक चीज, आप मुझे पता आप एक सवाल और कुछ पूछेंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ जिस पे हमने बिल्कुल बात नहीं की और जो असली फ्यूचर पे बहुत इम्पैक्ट होगा। माइग्रेशन नहीं, क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से माइग्रेशन सब कुछ होगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज उस पे हमने बात नहीं की। लेकिन मुझे लगता है ये वायरस जब खत्म हो जाएगा हम वापस उसी क्राइसिस में पहुंचेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म सीरियस क्राइसिस है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो क्लाइमेट चेंज है और उसका इंडिया पे बहुत खतरनाक असर पड़ेगा और उस पे भी हमको काम करना है। और मैं तो आई नो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि लोग नहीं समझते कि भाई क्लाइमेट चेंज से क्या तूफान, अभी तो दूर की बात लगती है, दूर की बात नहीं, बहुत नजदीक की बात है और हमारे लाइफ टाइम की बात है, हमारे बच्चों की लाइफ टाइम की बात है और इकोनॉमी की बात है। हाँ, क्लाइमेट चेंज का कॉन्वर्सेशन हमारे मेन स्ट्रीम में काफी कम है और अंडरस्टैंडिंग भी काफी कम है। डिस्कशन है और मतलब अंडरस्टैंडिंग भी काफी कम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी बहुत ज्यादा पता नहीं है। मैं जरा आपसे पूछूं कि मेन स्ट्रीम में इस वक्त डिस्कशन किस चीज का है, किस चीज पे डिस्कशन? I mean, well said that. You know, जब मेन स्ट्रीम यही बन गया है, मे बी दैट इज व्हाट, मुझे लगता है लोग शायद इसी एंटरटेनमेंट में रहना चाहते हैं, बिकॉज मे बी दैट्स रियलिटी से बेहतर तो यही है। हम जैसे लोग हैं, हम रियलिटी में भी हम ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, who knows। बट जहां तक मुझे लगता है कि हमें सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। हमें सच्चाई से, अगर हम सच्चाई का साथ दें और सच्चाई का साथ लें, उससे इम्प्रूवमेंट ही होगी, खराबी नहीं होगी। बहुत सही कहा सलमान सर आपने। आई थिंक ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू एंड इट वाज सच अ इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वंस अगेन, आपने टाइम निकाला आपके बिजी शेड्यूल में टू कम ऑन द पॉडकास्ट एंड इट वाज लवली। ग्रेट सलमान सर, थैंक यू सो मच। जस्ट स्टॉप देयर। थैंक यू बंधु, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप मुझे ट्विटर पे रीच कर सकते हैं, THOONETIT पे। आपके कुछ सुझाव है तो आप lightscameraazadi@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और सबसे एक खास और ज़रूरी बात, अगला एपिसोड इस साल का आखिरी एपिसोड है एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ ट्यून इन, सपोर्ट अस। इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक राइड of 29 episodes. We will be back again in 2021. I think we had a great time together and I would love to hear from you all. So I would please request you all to tune in to the last and the epic finale of the Visualizing Cast series along with season 1 for the last episode, talking about what is Brahmanical patriarchy with Cynthia Stephen. Thank you so much. Have a great day. Stay home, stay indoors. धन्यवाद. जय हिंद.